संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत सरस्वती क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारी परीक्षाओं में कम से कम हमको रीट भर्ती परीक्षा में 2 या अधिकतम 3 सवाल प्रदान करता है। ठीक है, हम वर्ण विचार को डिटेल में पढ़ चुके हैं। वर्ण विचार को हम पहले इसलिए पढ़े हैं क्योंकि वर्ण विचार के बिना वर्णों के कार्य वर्ण विधि यानी संधि को हम समझ नहीं सकते थे, क्योंकि संधि कार्य वर्णों का कार्य होता है, इसलिए इसको वर्ण विधि भी कहते हैं। जब वर्ण ही समझ में नहीं आएगा कि वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है या विसर्ग अनुस्वार आदि अयोगवाह वर्ण क्या है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा भाई कि संधि के कार्य में हम कैसे कैसे वर्णों का समावेश करें। इसलिए संधि कार्य को पढ़ते समय हमें वर्ण सीखना आवश्यक था, इसलिए हमने वर्ण विचार सीखा भी है। शिक्षण कार्य हमेशा सरल से कठिन की ओर होता है। जब तक हम सरल से कठिन की ओर नहीं चलेंगे, उल्टा करेंगे, तो फिर मामला सब उल्टा हो जाता है। अब संधि का हमारी रीट भर्ती परीक्षा, सीटेट एग्जाम के समकक्ष जितने भी अन्य राज्यों के टेट एग्जाम हैं, उन सभी परीक्षाओं में हमको कम से कम 2 और अधिकतम 3 सवाल तैयार करने होते हैं। हम संधि पढ़ेंगे, मुख्यतः 3 प्रकार की संधियां हम पढ़ेंगे। तीनों में फिर 7-7, 8 और विसर्ग संधि में लगभग 5 वेद पढ़ेंगे। और एक संधि के उदाहरण के प्रसंग में तकरीबन 50, 60, 70 उदाहरण हम अभ्यास के लिए करते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो तकरीबन आप मान के चलिए कि हमारे पास हजारों में उदाहरण हो जाते हैं। हजारों उदाहरण पढ़ने के बाद परीक्षा में कितने आएंगे? 2 या 3। तो ऐसा भी नहीं है कि सर 2-3 उदाहरणों के लिए हम इतने सारे क्यों पढ़ें, है ना। अभ्यास व्याकरण में जितना बढ़िया होता है, हमारे तो लिखा ही, जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं व्याकरण की तो उसका मेन बिंदु क्या है? प्रयोग और अभ्यास है। प्रयोग अभ्यास यानी नियम और अभ्यास। इसलिए हम जितना चाहते हैं उतना, या जितना हमें करना चाहिए उतना हम यहाँ अभ्यास करते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। परोपकार पढ़ लोगे तो सूर्योदय पढ़ लोगे तो कुछ अन्य जो अपना सामान्य उदाहरणों को समझने में एक समझ विकसित हो जाती है, जिसका फायदा हमको बहुत बढ़िया मिलता है। तो मैं प्रयास करूंगा संधि के प्रसंग में कि आपको अधिकतम उदाहरण दे सकूं, ताकि हम जब अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाएं, बढ़िया से हमारा शानदार अभ्यास हो जाए, तो उस समय आगे जब हम उनके समकक्ष, उनके समान दिखाई देने वाला कोई उदाहरण, पहली बात तो बचे ही नहीं जो हमारी परीक्षाओं में कोई आए। आपका जो उदाहरण परीक्षा में आए वो लगभग हमारे इसी बोर्ड से मिले, आपको अपने शिक्षण कार्य से मिल जाए। पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा बताने में कोई समस्या भी नहीं है आपको, है ना। दूसरी बात, उसके समान कोई उदाहरण आ जाए तो आप संगति बैठा लें, अरे यार हमने सूर्योदय पढ़ा है, उसी की तरह परोपकार बनेगा। ऐसा नहीं हो कि यार गुरुजी हम तो बस उसको याद कर लिए थे, उसके अलावा कुछ आ गया तो हमें तो पता ही नहीं चला इसमें क्या है। तीसरी बात, इस बात को भी आप ध्यान में लेकर चलें कि हमारी रीट भर्ती परीक्षा में या सीटेट एग्जाम में कहीं पर भी आपको संधि के सूत्र नहीं पूछेगा, ध्यान रहे। इसलिए आपका प्रयास अधिकतम सूत्र याद करने में, रटने में नहीं होना चाहिए। आपका प्रयास संधि को समझने में होना चाहिए कि हाँ, सवर्ण दीर्घ संधि ये है, कोई सा भी उदाहरण दे दो मैं संधि कार्य कर दूंगा, संधि विच्छेद कर दूंगा। हमारी संधि के प्रसंग में 3 तरह के प्रश्न आपके सामने होंगे। सबसे पहले कोई शब्द दिया होगा, जैसे मान लीजिए आपको परोपकार दे दिया और आपसे कहेगा कि परोपकार शब्द में संधि का नाम बताइए। पहला सवाल आपका इस तरह का होता है। कोई भी उदाहरण आपको देगा और उदाहरण देकर के आपसे कह देगा कि भैया इस शब्द में संधि का नाम बताओ आप। दूसरा सवाल, परोपकार देकर के आपसे कह देगा इस शब्द का, इससे संधि पद का संधि विच्छेद करें, यानी संधि पद को अलग अलग करना, वर्ण को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे समास में विग्रह होता है, संधि कार्य के प्रसंग में हमारा विच्छेद होता है। तो आपसे दूसरा प्रश्न करेगा संधि विच्छेद का, जैसे परोपकार देकर के कह देगा इसका संधि विच्छेद करो, तो आप क्या करेंगे? परोपकार ऐसा बता देंगे। तीसरा प्रश्न होगा संधि विच्छेद दिया होगा, फिर हमसे कहेगा कि संधि करके बताओ, तब आपको संधि करनी पड़ेगी, संधि पद बनाना पड़ेगा। जैसे परधन उपकार का बताइए क्या है, फिर आप कहेंगे साहब इसका परोपकार है। 3 आपका प्रयास होना चाहिए, संधि का नाम, संधि विच्छेद, विच्छेद पद का संधि पद। ये 3 काम आपने कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। और आपने सूत्र रट रखे हैं दुनिया भर के, आपने नीचे लक्षण याद कर रखा है जो आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता वो, और उसके बाद कोई उदाहरण आ जाए, हैं गुरुजी मुझे तो आया ही नहीं है, सर मैंने तो रट भी लिया था, याद भी कर लिया था, तो वो कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा, हमारी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न हमारी नज़रों के सामने हो
और उस प्रश्न को देख करके अंदर से एक बहुत सुखद अनुभूति हो, अरे यार इसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, अरे यार वो तो बहुत आसान, हमने तो बहुत अधिक पढ़ रखा है इससे। तीसरी चौथी बात, जब मैं संधि कार्य पढ़ाऊंगा तो सूत्र जरूर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? शास्त्र है, मेरा मान सम्मान बना रहता है, मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैं स्वयं व्याकरण का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक हूँ। तो जब तक मैं सूत्र नहीं लिखूंगा तो मुझे भी लगेगा कि कुछ छूट रहा है। लेकिन वो सूत्र सिर्फ औपचारिकता के लिए लिखूंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो संस्कृत व्याकरण से ही हैं या संस्कृत विषय से हैं, तो उनका तो मन करेगा ना कि यार गुरुजी सूत्र लिख देते तो बढ़िया रहता। तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैं लिखूंगा। यदि आपको अच्छा एक बात और पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं सूत्र याद हो जाता है, याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा तो है नहीं कि सर आपने मना किया था, मुझे तो याद हो गया, बहुत गलत काम हो गया, मुझे तो भूलना है इसको, ऐसा तो हमको करना ही नहीं है। याद हो गया, स्वागत है, बहुत बढ़िया बात है। सूत्र की सहायता से या सूत्र याद होने से, उसकी सहायता से हमें थोड़ा हमारा संस्कार मजबूत हो जाता है। कई बार हम भूल जाते हैं तो सूत्र से याद आ जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग या उपयोग हमारा सूत्रों का रहेगा कारक प्रकरण में। हालांकि यहाँ सूत्र का इतना विशेष वो नहीं है। हिंदी में आप जब पढ़ रहे थे तो वहाँ सूत्र पढ़े थे क्या, आप बताइए। आप वहाँ पर भी सरल नियमों के द्वारा, आप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गोल्डन नियम, ऐसे ही हमारे पास ऐसे भी नियम सरल, जितना अधिकतम हो सकेगा सरल करके पढ़ेंगे ना उनको। हमारा तो 3 ही परीक्षा का प्रश्न का प्रकार है, तीनों आना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर चलेंगे। कहीं हो सकता है आपको लगे मैं औपचारिकता के लिए सूत्र लिख रहा हूँ, आपके गुरुजी की वृत्ति बताओ, जहाँ जरूरत ही नहीं है वहाँ जबरदस्ती आपको वृत्ति की आवश्यकता ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। जब हम विभाग में पढ़ते हैं, जब हम ग्रेड 2 में पढ़ते हैं, 1st ग्रेड में पढ़ते हैं, तब सिर्फ सूत्र ही पढ़ते हैं हम लोग। सूत्र को सीखने के लिए उदाहरणों का सहारा लेते हैं। यहाँ उदाहरण सीख रहे हैं, उसके लिए कौन सा सूत्र आता है तो वो औपचारिकता के लिए मैं आपका लिखूंगा। चलिए तैयार हम अपने आप को करते हैं। कोई भी शब्द हमको दिया जाए और उसमें हमें संधि का नाम पूछा जाए, विच्छेद पूछा जाए और विग्रह पूछा जाए, ये हमें करना है। प्रस्तावना से भी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपने पढ़ा है, मैं जो वर्ण विचार पढ़ा रहा था, त्रिमुनि मैंने पढ़ाया, संस्कृत शब्द भाषा शब्द मैंने आपको पढ़ाया, व्याकरण शब्द मैंने आपको पढ़ाया, तदुक्ति क्या होती है ये भी मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि प्रस्तावना से भी प्रश्न आते रहते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का बहुत प्यारा विषय है, टॉपिक हमारा संधि। क्या नाम है भैया? संधि। बात करें, हम पहले भी पढ़े थे वर्ण विचार में, आपको याद होगा कि जब हमने व्याकरणम शब्द पढ़ा था तो बताइए व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति पढ़े थे ना। और व्युत्पत्ति कौन बताता है? व्युत्पत्ति बताता है हमें व्याकरण शास्त्र। व्युत्पत्ति का मतलब होता है किसी भी शब्द की विशेष रूप से होने वाली उत्पत्ति। उस उत्पत्ति का नाम ही बताइए क्या होता है? व्युत्पत्ति होता है। यानी भैया इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इस विधा को बताना ही, इस प्रकार के कार्यक्रम को बताना ही क्या कहलाता है? व्युत्पत्ति कहलाता है ना। V+ उत्पत्ति हम पहले भी पढ़े हैं। विशेष रूप से होने वाली उत्पत्ति को ही हम व्युत्पत्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा कि इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, यानी संधि शब्द का निर्माण व्याकरण में किन किन प्रकृति, किन किन शब्द, धातु, उपसर्ग या प्रत्ययों के योग से हुई है। बात करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर एक आपका उपसर्ग है, उसका नाम है सम। कौन सा उपसर्ग है? सम। सम उपसर्ग। उपसर्ग हम संस्कृत में पढ़ते हैं कि उपसर्गों का प्रयोग संस्कृत व्याकरण में केवल धातुओं से पहले ही होता है। यदि आपने इन 22 प्रादि को, हम पढ़ेंगे आगे उपसर्ग के प्रकरण में, यदि आपने इन 22 प्रादियों को शब्द के आगे रख दिया तो फिर मैं इसको उपसर्ग नहीं कह सकता, तब फिर वो अपने आप ही अव्यय या निपात कहलाते हैं। चलिए, तो उपसर्ग का नाम क्या है? सम। उसके बाद में आपकी धातु है जिसका नाम है धा। याद रखिएगा संस्कृत में धातुओं के 2 रूप होते हैं। 2 रूप से मेरा मतलब है, एक ओरिजिनल रूप होता है जिनको त्रिमुनि ने कहा है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि ने सबसे पहले जैसे धातुओं को कहा, जैसे प्रत्ययों को कहा, जैसे सूत्रों को कहा, वो होता है ओरिजिनल रूप। एक होता है डुप्लीकेट, काम चलाओ जिसको हम बोलते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं ना कि करोति में धातु का नाम बताओ, मैं आपसे प्रश्न कर लूं कि भैया बताओ करोति में धातु कौन सी है, तो आप सब एक स्वर में बताएंगे गुरुजी इसमें तो धातु का नाम क्री है। मैं कहूँ ओरिजिनल का नाम बताओ, याद रखिएगा क्री धातु का जो ओरिजिनल रूप हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया उसका नाम क्या है? डुक्रिय है। क्या है? डुक्रिय है। आप पचती, पचते, पचंती में क्या बोलते हो? पच बोलते हो ना, वो ओरिजिनल रूप नहीं है, वहां डुपचस ओरिजिनल रूप है। भी धातु में आप कारक में पढ़ेंगे विभेति, डरता है, वो भी धातु ओरिजिनल नहीं है, ये भी ओरिजिनल धातु का रूप है। तो इन धातुओं के 2 रूप होते हैं, एक होता है आपका डुप्लीकेट, एक होता है आपका ओरिजिनल। और हमारे जो 3 मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उन्होंने ओरिजिनल रूप को हमको बताया है। फिर एक कार्यक्रम होता है इत संज्ञा का। इत संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम इत दे देते हैं, उसका फिर हम लोप कर देते हैं। जैसे ये भाग जाता है, ये भाग जाता है, तो बचता क्या है? क्री। वैसे ही यहाँ सम उपसर्ग जिस धातु के आगे बैठा है, उस धातु का यदि नाम हमसे पूछा जाए तो हम शॉर्टकट में तो नाम बताओ, क्या बताते हैं? धा धातु। कौन सी धातु है यहाँ पर? धा।
लेकिन याद रखिएगा उस धा धातु में जो ओरिजिनल आपकी धातु है, जैसे देने की धातु का नाम क्या होता है, दा, लेकिन ओरिजिनल होती है वहाँ डुदाएं। वैसे ही यहाँ सम उपसर्ग किस धातु से पहले बेटा, बोले धा, लेकिन ओरिजिनल दिया हो परीक्षा में तो आप समझ जाना डुधाएं धातु है। और डुधाएं धातु के बाद में आप एक प्रत्यय लगाते हैं जिसका नाम क्या है, की, और की में बसता क्या है, केवल ई। एक और खास बात है, जिस भी शब्द में आप की प्रत्यय लगा देंगे ना, वो की प्रत्यय से बना शब्द नित्य पुल्लिंग में होता है। यानी जिस भी शब्द के पीछे की प्रत्यय लग जाता है, ऐसा जो की प्रत्ययांत शब्द होता है वो नित्य पुल्लिंग में होता है। अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब, ये जो आपका शब्द है वो बताइए कौन से लिंग में जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा। अब दिमाग में आ रहा होगा, अरे गुरुजी हमने तो हिंदी में इसको स्त्रीलिंग पढ़ा है, संधि होती है, हमने तो सुना ही नहीं कभी संधि होता है। लेकिन याद रखिएगा संस्कृत में पता नहीं क्या क्या होता है, संधि भी होता है, नोट होती है। तो उपसर्ग का नाम है सम, धातु का नाम क्या है, धा। चलिए दोबारा देखता हूं मैं यहाँ, ये सम तो आपका हो गया उपसर्ग। धातु का नाम आपसे पूछा तो आप बताओगे साहब धा, ओरिजिनल आपसे पूछे तो उस हिसाब से बताओगे डुधाय, विधान करने के अर्थ में आती है। और उपसर्ग का नाम, प्रत्यय का नाम आपसे पूछे तो आप बताओगे की प्रत्यय। तीन ही चीजें हैं यहाँ पर। अरे धातु से पहले जुड़ा है इसलिए उपसर्ग है, धातु के बाद में अवयव रूप में जुड़ने वाला प्रत्यय होता है इसलिए की प्रत्यय है। अब आगे जब हम इस क्रिया को बढ़ाते हैं, सम उपसर्ग में आप मैं को पहले अनुस्वार कर देते हैं। ये देखिए ऐसे, धा जो धातु है उस धा धातु में आ का लोप हो जाता है और की प्रत्यय में ह्रस्व ए बसता है। इसके बाद में एक संधि का कार्य और होता है जिसको हम पढ़ेंगे हम भविष्य काल में, अनुस्वार का परसवर्ण हो जाना। यानी अनुस्वार के बाद में स्पर्श वर्ण हो, कैसे लेकर मां तक, तो उस अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण आ जाता है। त्वं करोसि, संजय, संचितः, है ना, शांति, शांतः, शंकरः, ऐसे संधि के रूप आप बनाएंगे। अनुस्वार के बाद में द है ना, इसलिए अनुस्वार चली जाएगी, अनुस्वार के स्थान पर ध का पांचवा तथा दधन्ना। उसके बाद में द है, ध में आप ई जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनके तैयार हो जाएगा संधि। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जिसमें की प्रत्यय लग जाता है ना, बताइए वो शब्द आपका कौन से लिंग में जाता है, पुल्लिंग में जाता है। पुल्लिंग में राम से क्या बनाते हो, रामः, तो संधि शब्द से क्या बनेगा, संदेही। ऐसे सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय के योग से आपका शब्द बनता है संधि। किसी ने पूछा यार एक बात बताओ, ये जो आपने कार्यक्रम किया है, इतनी सारी चीजें बनाई हैं, तो इनके योग से बनकर जो शब्द बना है उसका कोई ना कोई तो अर्थ होता होगा ना। आपने ये व्युत्पत्ति बताई है तो इस व्युत्पत्ति के आधार पर सम उपसर्ग का, धा धातु का, की प्रत्यय का कोई ना कोई तो अर्थ नया निकलेगा ना। अरे आपने चाय, पत्ती, दूध ऐसा मिलाया तो एक नई चीज बन जाती है, पेय पदार्थ को आप चाय बोलते हैं। तो चाय में जिन चीजों को मिलाया उनके गुण तो रहेंगे ना। चीनी मिलाई, चीनी का टेस्ट तो आएगा ना भाई, दूध मिलाया, दूध का टेस्ट तो आएगा ना। तो चलिए इन सब चीजों को आपने मिलाया है, एक तरह का नई चीज बना ली है, इन चीजों का टेस्ट, इनका अर्थ तो रहेगा ना। याद रखिएगा व्याकरण शास्त्र में जो व्युत्पत्ति आप बताते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, धातु आदि को, उनका भी अर्थ इस शब्द में जाता है। ऐसा पोस्टमार्टम करने के बाद, यानी व्युत्पत्ति करने के बाद जो अर्थ प्राप्त होता है, यानी ग्रामर की दृष्टि से जो हमको अर्थ प्राप्त होता है, उस अर्थ को कहते हैं व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, या दूसरी भाषा में कहूँ, थोड़ा अलग शब्दों में कहूँ तो उसको हम कहते हैं व्याकरण अर्थ या व्याकरण सम्मत अर्थ। अब आपसे परीक्षा में दोनों रूपों में कैसे भी पूछ ले कि संधि शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ बताओ, तो भी आप समझ जाना कि ये जो जोड़े हैं इसका मतलब ये शब्द बना है, इसका ग्रामर के हिसाब से क्या अर्थ है। आपसे कह दे व्याकरण सम्मत अर्थ बताओ, तो भी आप समझ जाना इसका मतलब व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ क्या है। तो संधि में देखो आपने सम जोड़ा है, सम का मतलब बली प्रकार से, अच्छी तरह से। धा का मतलब विधान करना, की का मतलब ये भाव अर्थ में सामान्य प्रत्यय हुआ तो अर्थ निकल करके आएगा संधानम संधि। क्या, संधानम संधि। इसका मतलब है आपसे संधि शब्द का व्याकरण की भाषा में अर्थ पूछ ले तो आप कहेंगे संधि अर्थात संधानम। यहां पर भी सम उपसर्ग धा धातु लिट प्रत्यय है, यानी संधान करने का भाव क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। बोला यार मेरे अभी भी समझ में नहीं आया, संधानम का मतलब, संधि का तो समझ में नहीं आ रहा था, संधान का भी मतलब समझ में नहीं आया। कहा कोई बात नहीं, हम बताते हैं। संधानम का मतलब होता है भाई मेलनम, संधान का मतलब होता है मेलनम, है ना। ये देखो मेल धातु से यहाँ पर भी क्या है, लुट प्रत्यय है, मेलनम, मिलने का भाव या मिलाने का भाव।
क्या है? बोले संधि है। तो कहा कि संधान करना संधि है। मैं बताता हूं, संधान मतलब मेल करना संधि है। तो संधान का मतलब मेल करना, मेल का मतलब संधान करना। कहा किसका मेल करोगे भाई, किसका संधान करना, किसका मेल करना? तो कहा ये वर्णों का खेल है, यहाँ तमाशा होता है वर्णों का, इसलिए पूरा अर्थ हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा वर्ण संधानम संधि। अर्थात समझ गए होंगे नीचे क्या जोड़ने वाला हूं मैं, वर्ण मेलनम संधि। और इसी को आप हिंदी में परिभाषा रूप में पढ़ते हैं, भैया वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यही पढ़ते हो ना आप, क्या पढ़ते हो वहां पर? वर्णों के मेल को या वर्णों का मेल संधि कहलाता है। यानी वर्ण मिला देवें तो वो वर्ण मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। हिंदी में तो आप इतनी सी बात कह करके इतिश्री कर देते हो। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि वर्णों का मिलाना, वर्णों का संधान करना, वर्णों में संधि कार्य करना ही संधि है। अरे आपने सुना होगा, इतिहास आदि में आप पढ़ते होंगे, पहले राजा महाराजा लड़ते थे ना, तो लड़ने के बाद क्या करते थे? वो संधि करते थे। इसका मतलब संधान करते थे, इसका मतलब मेल करते थे, इसका मतलब प्यार प्रेम का व्यवहार करते थे, आपसी मेल हो जाता था। वो राजा महाराजाओं का मेल है, इसलिए भी उसको संधि कहा गया है। और यहाँ पर वर्णों का मेल है तो मेल ही ना भाई, चाहे राजा का हो चाहे वर्णों का हो। इस प्रकार के प्रोग्राम का नाम ही क्या होता है? संधि है। अब ये बात आप समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। जो साइंस में आदि के विद्यार्थी होते हैं वो छोटी छोटी बातों को भी कई बार नहीं समझ पाते, इसलिए थोड़ा बच्चों की तरह हमको भी पढ़ाना पड़ता है। तो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कहा कि क्या संस्कृत में भी ऐसी परिभाषा लिखी है क्या? दो वर्णों का मिलना ही संधि है क्या, या हमेशा संधि कार्य में दो वर्ण ही मिलते हैं क्या? तो हमने थोड़ा सा दिल बड़ा किया, हमने मन को थोड़ा उदार किया, हमने कहा देखो ऐसा नहीं है, केवल दो वर्णों का मेल होता है, उसी को हम संधि नहीं कहते हैं। संधि करते समय और भी काम होते हैं। वर्णों का मेल होता ही है निश्चित रूप से, लेकिन इसके अलावा भी और भी काम होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सामान्य अर्थ कह लीजिए या संधि की इसको परिभाषा भी आप कह सकते हैं, है ना। इसको परिभाषा मान लीजिए, चाहे संधि का सामान्य अर्थ मान लीजिए, आप किसी भी रूप में इसको स्वीकार कीजिए। बोला क्या लिखा है सामान्य परिभाषा में? तो सुनिएगा आप, परिभाषा में लिखा है कि संधि कार्य करते समय सिर्फ दो वर्णों का मेल मात्र नहीं होता, बल्कि वहां लिखा है कि इसमें होता है कभी कभी लोप, कभी कभी आगम, कभी कभी आदेश। इस रूप में जो वर्णों का विकार होता है, वो सारे के सारे वर्ण रूप विकार जितने भी आप पढ़ते हो, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब संधि कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वो संधि। अब ये परिभाषा भी हो गई और ये अपने आप में संधि का सामान्य पूरा अर्थ समेट ले भी आ जाएगा। कैसे? क्या लिखा है देखो, सबसे पहला क्या लिखा है? लोप। सबसे पहले क्या लिखा है भाई? लोप। यानी संधि कार्य करते समय संधि में कौन कौन से कार्य होते हैं, यूं मान लीजिए आप कि एक तो लोप कार्य होता है, दूसरा क्या लिखा है? एक आगम का कार्य होता है, एक क्या लिखा है? आदेश का कार्य होता है, एक क्या लिखा है? बोले साहब तीन हो गए ना। इस रूप में जो वर्णों के विकार हैं, ये सारे के सारे क्या है? वर्ण विकार है। तो इस रूप में यदि कोई भी वर्ण विकार का कार्य होता है तो उसका नाम ही बताइए क्या होता है? बोला उसे ही संधि कहते हैं। यानी संधि कार्य में कभी कभी वर्णों का लोप हो जाता है, कभी कभी वर्णों का नए वर्ण का आगम हो जाता है, और कभी कभी आदेश का कार्य होता है। और ये जितने भी काम आप कर रहे हो ना, ये सारे के सारे वर्णों में विकार रूपी जो कार्य हैं वो सब क्या कहलाते हैं? संधि। एक चीज मैं जोड़ देता हूं, इसमें नहीं लिखी है ना, कभी कभी संधि कार्य नहीं करना वर्णों में विकार होने वाला होता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, वो वाला काम भी बताइए आपका क्या हो जाता है? प्रकृति भाव का कार्य, वो भी किस में आ जाता है? संधि में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्णों में विकार होना संधि है ना। लिखा ना देखो, वर्ण विकाराः, वर्णों में जो विकार रूप होते हैं वो सब क्या है? संधि हैं। कौन कौन से वर्ण विकार होंगे? कभी लोप हो जाएगा, कभी आगम होगा, पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, कभी आदेश होगा, और कभी कभी प्रकृति भाव होगा, यानी कोई विकार भी नहीं होगा, तो उसका नाम भी संधि हम कह देंगे। चलो एक एक को हम समझते हैं। कौन कौन से कार्य आप करने वाले हैं, उन्हीं कार्यों को मैंने यहाँ लिखा है कि संधि करते समय कुछ विशेष कार्य आप करते हैं। बोला कौन कौन से कार्य करते हैं? तो ये चार काम मैंने आपके सामने लिखे हैं। तीन तो परिभाषा से उठा लिए और एक काम मैंने आपको अलग से समझाने के लिए, क्योंकि संधि का अंतिम जो भाग है ना वो प्रकृति भावी है, अभी समझाता हूं मैं आपको। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो आप कार्य करने वाले हो वो होता है आपका लोप कार्य, है ना। और लोप किसका होना है? अरे भाई वर्णों का काम है तो वर्णों का लोप करेंगे ना। हमारा जो भी चलेगा ना, इसको लिखा होगा थोड़ी देर बाद, कि जो संधि की विधि है, विधि मतलब कार्य,
संधि का जो कार्य होता है वो वर्णों का कार्य होता है, इसलिए इसको हम वर्ण विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ कौन सा कार्य, लोप। और आगे अपने आप ही आप वर्ण समझ लीजिएगा, जैसे लोप मतलब वर्ण लोप, आगम मतलब वर्ण आगम, आदेश मतलब वर्ण आदेश, है ना, इस तरह से। तो सबसे पहला जो इसमें काम किया जाता है बताओ, वो तो किसका किया जाता है, लोप का। यानी वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। संधि में वर्ण का लोप भी होता है। अरे वर्ण का लोप होता है या लोप हो जाता है। एक काम तो देखिए ये करते हो आप, डिसअपियर कर देते हो, छूमंतर कर देते हो। बोला कैसे होता है, आइए हम उदाहरण को साथ लिए चलते हैं। आप पढ़ेंगे विसर्ग संधि के प्रसंग में एक प्रोग्राम होता है कि भैया आगे विसर्ग रहे या र रहे और पीछे भी र रहे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर देते हैं, उस र का पूर्व र का लोप कर देते हैं। विसर्ग संधि के प्रसंग में आप पढ़ेंगे हरिहिरम्य, है ना। यहाँ विसर्ग रूप भी आपको दिखाई दे सकता है, या उसको आप दूसरी तरह से पढ़ते हैं तो कभी कभी परीक्षा में संधि विच्छेद इस प्रकार का भी दिया जाता है। तो वहां आप पढ़ेंगे हरिरम्य, नियम है वहां रोरी के नाम से एक सूत्र पढ़ेंगे। आगे भी र या विसर्ग हो, पीछे प्लस के बाद र हो, तो पूर्व में स्थित विसर्ग या र का क्या हो जाता है, बोले लोप हो जाता है। और लोप होने के बाद में एक छोटा सा काम साथ चलता है। जैसे ही लोप करते हैं, लोप करने के बाद उससे पहले वाला जो स्वर है, अ है तो आ हो जाता है, ई है तो ई हो जाता है, और ऊ है तो ऊ हो जाता है। इन तीन स्वरों को दीर्घ का काम भी करते हैं। थोड़ा खोल के लिख देता हूं, जैसे आप पढ़ेंगे वहां, ये देखिए आपने क्या कर दिया, र है तो रकार, विसर्ग है तो विसर्ग का लोप कर दिया। और लोप करने के बाद में जो आगे थोड़ी प्रक्रिया है वो अलग है। वो आगे स्वर को दीर्घ करने के बाद आप वहां क्या बना लेते हो, हरिरम्य है, और ये फाइनल आपका रूप बनता है। याद रखिएगा ये कार्य कहाँ किया आपने, विसर्ग लोप संधि में कार्य किया है। यानी यहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या बोलते हैं संधि को हम, विसर्ग लोप, है ना। हालांकि रे का लोप होता है, लेकिन हम पढ़ते समय क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग लोप संधि का कार्य बोलते हैं। तो देखा आपने, कभी कभी इसी प्रकार से शिशु रोदिति शिशु रोदिति, गुरु रुग्ण गुरु रुग्ण, शनि रवति शनि रवति, हरिरम्य हरिरम्य, हरिराजते हरिराजते, ये तो सुना होगा आपने। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, पुनर्रचना पुनर्रचना। इस प्रकार से संधि करते समय कभी कभी वर्णों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। दूसरा क्या लिखा है, आगम लिखा है ना। आइए साहब नंबर 2 को सीखते हैं। कहा संधि में कभी कभी हो जाता है, बोले क्या, आगम। और आगम का मतलब क्या समझे आप, वर्ण आगम हो जाता है। कहा ये आगम क्या है, तो याद रखिएगा आगम से तात्पर्य होता है दो वर्णों के मध्य नए वर्ण का हो जाना। मध्य किसी नए वर्ण का, कोई नया ही मेहमान आ जाए, किसी नए वर्ण का हो जाना या आ जाना, हो जाना या आ जाना, ठीक है भाई, क्या कहलाता है, बराबर आगम कहलाता है। ठीक है, तो दो वर्णों के मध्य किसी नए वर्ण का हो जाना या नए वर्ण का आ जाना ही आगम कहलाता है। संधि कार्य करते समय संधि के प्रसंग में कई जगह ऐसा आएगा कि आपको क्या स्थिति दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा यार आगे भी क्या है, वर्ण है ना। यहाँ आगे भी आपको वर्ण दिखाई देगा, पीछे भी मान लीजिए प्लस के बाद क्या होगा, वर्ण होगा, और दो वर्णों के मध्य में एक नया ही वर्ण आ जाएगा। इस नए वर्ण का जो नाम होता है किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये नए वर्ण का आ जाना, आना, नया वर्ण आ जाना, ये क्या कहलाता है, आपका आगम कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम पढ़ेंगे अभी, कहते हैं जैसे मान लो दो लोग एक टेबल पर बैठे हैं, है ना, और तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि यार आप थोड़ा थोड़ा इधर यूं हो जाइए, थोड़ा इधर हो जाइए। अभी किसी ने किसी को भगाया नहीं है, कोई गुस्सा नहीं किया है, प्यार प्रेम के व्यवहार में नॉर्मल आराम से बड़े प्यार प्रेम से दोनों के बीच में आकर के बैठ गया। इस प्रकार का दो वर्णों के मध्य बहुत मित्र के समान आकर के प्यार प्रेम से बैठ जाने वाले वर्ण का नाम ही क्या होता है, आगम होता है। जैसे कई बार सिनेमा देखने नहीं जाते मम्मी पापा, और मम्मी पापा के बीच में थोड़ा सा बोले मम्मी इधर, थोड़ा पापा इधर, और बीच में बच्चा बैठ जाता, तो ये क्या है, ये आगम है भाई। शादी ब्याह के समय में आप नहीं देखते, वर और वधू के बीच में जो जगह होती है ना, वो दोनों कुर्सियों के मिलने से ऐसे, और वहां पर एक व्यक्ति आकर के बैठ जाता है, व्यक्तिनी आकर के बैठ जाती है, फोटो खिंचवाती है, वो क्या है, आगम है। तो दो वर्णों के मध्य कोई नया वर्ण आकर बैठ जाए, इसी नए वर्ण का आना, बताइए व्याकरण शास्त्र की भाषा में, संधि की भाषा में क्या कहलाता है,
आगम कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि ये ना तो किसी को भगाते हैं, ना किसी में विकार करते हैं, और इसीलिए इनकी परिभाषा व्याकरण शास्त्र में थोड़ी सी अलग लिखी है। क्या लिखा है वहाँ पर? कहते हैं मित्रवद आगमाः भवन्ति, कि भैया व्याकरण शास्त्र में जो मित्र के समान वर्ण आते हैं, मित्रवत आगमाः भवन्ति, ऐसे मित्र के समान आने वाले जो वर्ण होते हैं ना, वो कहलाते हैं आपके आगम। क्या कहलाते हैं? आगम कहलाते हैं। परिभाषा भी लिखी 2011 में प्रश्न में आया था, शायद आदेश या आगम का ही आया था। तो आपसे कहे कि मित्रवत भवन्ति के आगमाः, अब दूसरा इसका अपोजिट आएगा, उसकी चर्चा हम वहीं करेंगे। चलो साहब बोला ऐसे कैसे होता है, यानी इस प्रकार का लक्षण कैसे घटित होता है, तो इसको भी हम सीख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास में खूब सारे आगम आएंगे ना, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग आगम दिए होंगे। जैसे हम पढ़ेंगे या नाम पढ़ते हैं जिनके नाम हम सुनते हैं, कभी कभी आप देखेंगे मुट आगम हो जाता है, कभी कभी आप देखेंगे नुट आगम हो जाता है, कभी कभी आप देखेंगे अणुट आगम हो जाता है, कभी कभी आप देखेंगे दुट आगम हो जाता है, कभी कभी आप देखेंगे कुक आगम हो जाता है, कभी कभी आप देखेंगे टुक आगम हो जाता है। ये उदाहरण के लिए बोले मैंने, सारे हम पढ़ेंगे भी नहीं, हमारे ग्रेड फर्स्ट में भी नहीं आते। यहाँ पर जो बसता है आगम, तो आपने गुट कहा, लेकिन वही मैंने बोला ना कि कई बार क्या है कि प्रत्ययों का नाम तो कुछ और होता है, की है लेकिन बसता उसमें ई है, क्षत्रिय है लेकिन बसता अत है, सानच्य पर बसता आन है। ऐसे ही धातुओं में नाम तो आपने क्या पढ़ा था, दुधाय बसता धा है, रुदाय बसता दा है, ये भी बसता बी है। वैसे ही जब ये प्रत्यय आप करोगे तो यहाँ मुट में केवल किसका आगम बसता है कि वर्ण कौन सा बसता है आपका, अंग है ना, प्रत्यंगात्मा। नुट में केवल क्या बसता है, न, तस्मिन् आगते। उसी प्रकार नुट में क्या बसता है, न, सुगणीशः। धुट में क्या बसता है, सटत संतः ध। कुक में क्या बसता है, क। और ये थोड़ा विशेष है क्योंकि मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। ये है आपका ता, तुकागम, है ना। और जहां जहां भी तुकागम होता है ना, ये ता ऑटोमेटिक आगे जाकर के जहां जहां भी होगा ना, वो च में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब क्या है, आगम है। इसका मतलब ये दो वर्णों के बीच में आकर बैठ जाने वाले होते हैं। ना ये किसी को भगाते हैं, ना किसी से लड़ते हैं। कहते हैं देखो आप इधर बने रहो, आप इधर बने रहो, मैं बीच में बैठ जाता हूँ। तो किसी को परेशान नहीं करते, कोई किसी को परेशान नहीं करता, पास में आकर बड़े प्यार से बैठ जाए तो वही तो क्या होता है, मित्रवत आपका आगम ही तो होता है। बोला व्याकरण शास्त्र में कैसे बताएंगे इसको, कैसे समझाएं आपको, तो इधर सुनिए आप। बहुत सारा व्यवहारिक है ये, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। जैसे आप संधि में करते क्या हो, या तो संधि करते हो या फिर उसका विच्छेद करते हो। अलग अलग करना विच्छेद कहलाता है ना। आपने कभी गौर किया कि ये जो विच्छेद आपका शब्द है, ये देखिए वी, है ना, इसके बाद में क्या है आपका छेदः। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, आगे जाकर के इसी प्रोग्राम में बीच में एक टपक जाता है। ये देखिए आगे वी रहा, वी में क्या है आपका ई है ना, इसके बाद में पीछे क्या है, छेद का छे है। तो इस छह को आप क्या करते हैं, रस्वस्य, रस्व के बाद में इस प्रकार छह वर्ण रहे तो वहां पर आप इसका आगम करते हो, तुक का आगम कर ले, तो इस रस्व ई को तुक का आगम कर लो। ये देखिए साहब बीच में आकर के क्या बैठ गया, तुक। अब इस तुक में बसता क्या है, हकीकत में वो बसता है आपका त। आगे प्रक्रिया ले जाओगे आप तो ये देखिए आगे है वी, इसमें बचा केवल त। और मैं बोला ना आपको तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, वो भी देख लीजिए आप, च हो जाएगा। ये देखिए आगे छह। अब ये जो आपने बीच में त बिठाया है, ना तो इसने किसी को बोला बोले तुम भाग जाओ, ना इसको बोला कि तुम भाग जाओ, कोई प्रकार की माथापोड़ी नहीं करता, आराम से आगे बीच में बैठ जाता है। प्रक्रिया में नियमानुसार जब आप इसको आगे ले जाते हो तो एक स्तुत्व संधि हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तवर्ग का योग चवर्ग के साथ हो तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। ये तवर्ग का पहला अक्षर है तो चवर्ग में पहला अक्षर च आता है। जैसे आपने पढ़ा है सच्चित, शरतचंद्र, इस प्रकार के सच्चरित्रम, उच्चारणम। लो फाइनली आपका जो रूप बनता है वो क्या हो जाता है, वी। तो आगम का बोला ना मैंने अभी, हमेशा तय का च हो जाएगा, च। और उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, छेदः। ये आपका कार्यक्रम होता है। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कौन से आगम का कार्य किया आपने, तुक आगम का कार्य किया है। उसी प्रकार से परिच्छेद, अनुच्छेद, है ना, शिव छाया, तरु छाया, लक्ष्मी छाया, पत्नी छाया, न जाने कितनी कितनी छायाएं। अभी पिछले स्टेट में तो एग्जाम में सवाल भी आया था, लक्ष्मी छाया में बताओ क्या है, या उसके रूप कितने बनते हैं। तो दो वर्णों के मध्य बीच में आकर के जो बैठ जाए अपनी स्थिति ले ले मित्र के समान, वो आपका आगम होता है। तो कभी कभी तो भाई साहब हम करेंगे वर्ण का लोप, कभी कभी हम करेंगे किसी नए वर्ण का आगम, कभी कभी हमारा मन करेगा हम कर देंगे जी किसी किसी वर्ण का आदेश। क्या कर देंगे, आदेश। कहा ये क्या होता है,
तो आगम क्या था? आना, किसी को नहीं भगाना। लेकिन आदेश नाम से देखो कितना वो लगता है, आदेश है मेरा, यानी ये जरूर किसी एक वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा काम करेगा। लिखा है एक वर्ण के स्थान पर, है ना, या यूं कह सकते हैं दो वर्णों के स्थान पर भी होता है। तो एक वर्ण या दो वर्णों के स्थान पर, दो वर्णों के स्थान पर इसका मतलब एक जाएगा या दोनों वर्ण जाएंगे, किसी नए वर्ण का हो जाना या किसी अन्य वर्ण का हो जाना, किसी अन्य नए वर्ण का हो जाना। बताओ, का होना या हो जाना क्या कहलाएगा भाई साहब? आदेश कहलाएगा। यानी हम संधि करते समय क्या करेंगे? एक वर्ण को तू जा, कोई दूसरा आएगा तेरे स्थान पर, है ना, या यूं कह लें कि दो हैं, दोनों चले जाएंगे, दोनों के स्थान पर कोई नया आ जाएगा। शास्त्र की विधा में, व्याकरण शास्त्र में संधि कार्य करते समय इस प्रकार के कार्यक्रम का नाम क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। कैसे होगा? याद रखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं। या तो ये क्या करेंगे? एक के स्थान पर करेंगे। एक के स्थान का मतलब है कि या तो सिर्फ एक ही वर्ण के स्थान पर कुछ किया जाएगा। जैसे मान लो एक आपका पूर्ववर्ण होता है ना, इसको बोलूंगा मैं, समझाऊंगा भी आपको, और एक आपका परवर्ण होता है। तो या तो दोनों के स्थान, या तो एक के स्थान पर कुछ होने वाला है, या दोनों के स्थान पर ही कोई नया वर्ण हो जाए। दोनों ही स्थितियां हैं कि साहब इस पहले वाले को कुछ कर लो, तो एक वर्ण को भी कुछ हो सकता है, या आप कह दें कि नहीं साहब दोनों के स्थान पर ही कर ले, तो नया वर्ण हो जाने की इस विधा का नाम क्या होता है? आदेश होता है। यानी एक जाएगा तब दूसरा आएगा, दो जाएंगे तब दूसरा आएगा। तो मान लीजिए, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि दोनों भाई साहब बैठे हैं टेबल पर, एक नए भाई साहब आए, कहा यार थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, दोनों के बीच में उन्होंने स्थिति ले ली ना। इस स्थिति का नाम तो मित्रवत आपने क्या बोला था? आगम। लेकिन वही भाई साहब की जगह दूसरे कोई भाई साहब आ जाए, शैतान सिंह, खड़क सिंह, कोई पहाड़ सिंह आ जाए, कहे वो चुपचाप खड़ा हो जा, हो गया खड़ा, भाग जाए यहाँ से, हम बैठेंगे। अब उसने क्या किया? पहले वाले को तो हटा दिया और उसकी जगह स्वयं स्थापित हो गया। इस प्रकार का जो विकार हो जाता है। अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपकी जगह अगर कोई दूसरा बैठ जाए, अरे बाप रे ये क्या हुआ, तेरे तो बाल ही नहीं थे भाई, इतनी बड़ी बड़ी जुल्फें कैसे हो गई? मतलब आदेश हो चुका वहाँ। पहले कोई राम बैठा था, अब कोई रमा आकर के बैठ गई है। पहले कोई सीता बैठी थी, अब कोई सीताराम आकर के बैठ गया है। तो एक वर्ण के स्थान पर या किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाए दादागिरी करके कि चल हट, हम आने वाले हैं, इस प्रकार के कार्य का नाम क्या होता है? आदेश होता है। परिभाषा में लिखा भी है वहां कि इस प्रकार का व्यवहार मित्र के समान तो हो नहीं सकता, दादागिरी वाला व्यवहार है भाई साहब। फिर तो बताओ क्या कहलाएगा ये? शत्रुवत। तो लिखा है कि शास्त्र में मित्रवत आगमः भवन्ति, लेकिन शत्रुवत आदेशाः भवन्ति। अब परीक्षा में पूछ ले कि बताओ शत्रुवत कौन? आप कहोगे साहब शत्रुवत आदेश है। कहेगा मित्रवत कौन? तो आप कहेंगे जी मित्रवत तो आगम है। उदाहरणों से समझते हैं। मैंने बोला एक वर्ण के स्थान पर भी हो सकता है। याद कीजिए, बहुत प्यारा और सीधा उदाहरण ले रहा हूँ समझाने के लिए। आपने सुना होगा जगत के जो ईश है, भगवान है ना, वो क्या कहलाते हैं भाई? जगदीश कहलाते हैं। सबको पता है ना, लिख दूं तो जगत प्लस ईश बराबर जगदीश बनता है। अब आपने जो जगदीश बनाया, अच्छा ये सीधा उदाहरण है इसलिए मैं समझता हूँ सबको आता भी होगा। क्या किया आपने? त के स्थान पर पढ़ेंगे हम आगे कि जस्त संधि के प्रसंग में तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या कोई भी स्वर विद्यमान हो, हयवरल वर्ण विद्यमान हो, तो आगे वाले प्रथम वर्ण के स्थान पर द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है, यानी जस वर्ण हो जाता है। तय के स्थान पर तीसरा करें तथा द, ये द हो गया। आधे की जगह आधा आता है, व्यंजन आधा ही होता है, इसमें ए मिला दीजिए तो आपका शब्द क्या बन जाता है? जगदीशः। बोला कौन सा करामात का काम कर दिया आपने? तो आपने भाई साहब यहाँ त के स्थान पर बताइए कौन सा वर्ण आदेश कर दिया? द। त चला गया, उसकी जगह क्या दिखाई दे रहा है? द। ये देखो दूध का दही हो जाना विकार है ना, वैसे ही त के स्थान पर आपने द कर दिया। पहले त दिख रहा था, अब द हो गया, तो विकृत रूप आपका क्या हो गया? त के स्थान पर द। एक वर्ण का भी हो सकता है। ई को कुछ नहीं किया आपने, ध्यान रहे, ई के स्थान पर आपने कुछ नहीं किया है, जो भी किया आपने एक ही वर्ण के स्थान पर किया है। चलिए, आपने खूब पढ़ा होगा रमा के जो ईश हैं, रमा के जो ईश हैं, रमा प्लस ईशः। अब यहां जब संधि रूप आप बनाते हो, सबको पता है ना, आगे आ पीछे ई, दोनों को निचोड़ा निकाल लिया। निकालने के बाद दोनों के स्थान पर आपने ए आदेश कर लिया। रमा में रम थी, रम में ए मिलाया, बन गया आपका रमेशः। बोला यहाँ क्या चमत्कार किया भाई आपने? तो यहाँ आ और ई दोनों के स्थान पर, यानी आगे वाला आवर्ण लिया, पीछे वाला ई वर्ण लिया
और दोनों के स्थान पर ही आपने बताइए कौन सा वर्ण आदेश कर दिया, ए वर्ण आदेश कर दिया। तो एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण हो जाना, है ना, विकृत रूप हो गया तय का द, और दो वर्णों के स्थान पर भी एक वर्ण हो जाना। इस प्रकार का जो विकार रूप कार्य होता है वर्णों का, वो आपका आदेश कहलाता है। तो संधि में 3 काम बता दिए मैंने आपको। कौन कौन से? कभी कभी करते हैं हम वर्ण का लोप, जैसे हरिरम में विसर्ग लोप हो जाता है। इसी प्रकार कभी कभी नए वर्ण का आना। इतने सारे वर्ण और भी हैं, बहुत सारे, तो उदाहरण के लिए मैंने लिखे हैं। जैसे विच्छेद में च का आना या तुक आगम होना। कभी कभी होता है आदेश। आदेश मतलब एक वर्ण के स्थान पर या दो वर्णों के स्थान पर नया मेहमान आ जाए, नया वर्ण आ जाए, लेकिन आएगा कब? जब पहले वाला जाएगा। इस प्रकार का विकृत या विकार रूप भी आदेश आपका संधि में होता है। ये थोड़ा हट करके बता रहा हूं कि इस परिभाषा में तो नहीं लिखा था, क्योंकि परिभाषा में तो लोप आगम आदेश वर्ण विकार संधि ऐसा लिखा है ना, कि लोप रूप में विकार हो जाए, आगम के रूप में विकार दिखाई दे या आदेश के रूप में विकार दिखाई दे, वो संधि है। पर चौथा काम भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये भी कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है। एक आपका नाम है, अच्छा, विकार को और आदेश को एक ही समझिएगा आप, है ना। आदेश रूप संधि या विकार संधि को आप एक ही रूप में समझिएगा यहाँ। चलिए आप बात करते हैं आगे। एक और शब्द में जिसका नाम ले रहा हूं उसका नाम है प्रकृति भाव। क्या है? प्रकृति का मतलब स्वाभाविक, और भाव यानी उसका भाव, यानी स्वभाव से जैसा है वैसे के वैसे रहने का जो भाव है ना, उसी का नाम होता है प्रकृति भाव। संस्कृत की एक लाइन है, मैं लिख देता हूं, पचा लेना है इसको। नहीं पचाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परीक्षा में तो आपसे पूछेगा नहीं, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि स्वभावेन स्थिति। स्वभावेन मतलब स्वभाव से, जैसा आपने विच्छेद किया है ना, वैसी की वैसी यदि स्थिति रख दी जाए तो इसी स्वाभाविक स्थिति का नाम स्वभावेन स्थिति बराबर क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। तो इतनी कड़वी भी नहीं है, पचा लेंगे कि स्वाभाविक स्थिति रहे उसी का नाम क्या होता है? प्रकृति भाव। सीधा बोलता हूं मैं कि मान लो आप संधि कार्य कर रहे हैं, स्वर संधि केवल, और स्वर संधि के प्रसंग में कहीं कहीं क्या होगा? यण संधि प्राप्त होगी, अयादि संधि प्राप्त होगी, आएगी भागी भागी। लो मैं यण हूं, मेरा काम होना चाहिए, मैं तो करूंगी यहाँ, उसको रोक दिया जाता है। देख भाई, ऐसा है यण जी, ऐसा है अयादि जी, आए हैं आप, बढ़िया बात है, लेकिन हमें यहाँ कोई संधि कार्य नहीं करना, हम थक गए बोले संधि करते करते समय। ऐसे प्रसंगों में हम क्या करते हैं? संधि तो प्राप्त है लेकिन हम फिर भी संधि नहीं करते। जैसे आप नहीं बोलते स्टेचू और वो रुक जाता है, तो संधि कार्य करते समय, विच्छेद के समय स्टेचू कर देते हैं, बोले यहाँ कोई संधि कार्य नहीं करेगा, जाओ जाओ जाओ। इस प्रकार का जो भाव होता है, थोड़ा और सीधा लिखूं तो संधि प्राप्त होने पर भी, और ये काम केवल कौन सी संधि में होता है? स्वर संधि में ही होता है। तो सीधा लिख दूं, थोड़ा अच्छे समझ जाएंगे आप कि स्वर संधि के प्रसंग में, यानी स्वर संधि कार्य करते समय, कहीं कहीं, हर जगह नहीं होता, कि प्रसंग में संधि प्राप्त होने पर भी, संधि तो प्राप्त होगी, आएगी भागी भागी, प्राप्त होने पर भी संधि कार्य नहीं करना। प्राप्त होने पर भी संधि का कार्य नहीं किया जाता है, मना कर देते हैं, संधि कार्य नहीं होना या नहीं करना। लो बताओ, संधि नहीं कर रहे हैं ना, तो भी एक संधि है, उसी का नाम बताओ क्या है? प्रकृति भाव संधि है। मतलब संधि नहीं कर रहे आप, बोले नहीं करना मुझे तो संधि, भाग जाओ यहाँ से, ये भी एक संधि हो गई, प्रकृति भाव। बोला ये कैसे होता है? तो आओ समझते हैं। संधि के स्वर संधि के लास्ट वाले पायदान में यही पढ़ेंगे हम। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, हरि एतौ। हरि शब्द का द्विवचन में क्या बनता है? हरि ही हरि, मुनि से मुनि ही मुनि, कपि से कपि ही कपि। द्विवचन का हरि शब्द है, एतौ का मतलब ये दोनों। ये दोनों कौन है भाई? ये दोनों हरि हैं। जब आप संधि का कार्यक्रम यहाँ करते हो तो आपका संधि रूप यहाँ बनता है ऐसा का ऐसा। एक नियम है एदुदे द्विवचनम परग्रह्यम, वो कहता है आपसे कि द्विवचनांत कोई शब्द हो। संस्कृत में द्विवचन का शब्द है हरि, बोला द्विवचन का शब्द हो और उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो आप कोई स्वर संधि कार्य नहीं करोगे। यहाँ यदि ईमानदारी से देखा जाए तो ई के बाद में असमान स्वर होने के कारण वास्तव में यह एक संधि प्राप्त थी और संधि का नाम था यण। कौन है? यण। तो यण का बाद करते हैं, यानी यण को रोक लेते हैं। वो आती है भागी भागी, अरे मेरा प्रसंग है, हम करेंगे यहाँ यण संधि, लेकिन मना कर देते हैं कि देखिए मैडम आप रहने दीजिए, हमको ऐसा का ऐसा ही चाहिए। तो उस सूत्र के द्वारा देखो संधि तो प्राप्त है ना, ई के बाद में हम करते यदि प्लस अपि, यद्यपि आप बनाते हो, मुनि है ना, इति या मुनि अपि तो मुन्यपि बनाते हो, यहाँ भी हरि ए तो में हरि ये तो बनना चाहिए था, कहा नहीं चाहिए हमको, मना कर दिया। नियम पढ़ेंगे मैं आगे जब और अच्छा समझेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से दो गंगाएं हैं, ये देखो गंगे, गंगा शब्द का स्त्रीलिंग में द्विवचन में लता से लते, तो गंगा से गंगे,
और अमु का मतलब ये अदर शब्द है, यह का पर्याय है, दो के लिए अमु लिखते हैं स्त्रीलिंग में, ऐसा का ऐसा रख देते हैं। बोला हमें नहीं चाहिए कोई संधि कार्य करना, भाग जाओ जो भी संधि आ रही है। तो यहाँ बेचारी क्या है कि पद के अंत में ए होने पर एक पूर्व रूप संधि का प्रसंग होता है, लेकिन उसको हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें तो ऐसा कैसा चाहिए। बोला यहाँ कौन सी संधि को आपने रोका है? तो यहाँ हमने पहले अयादि संधि आती है, उसको पूर्व रूप रोकता है, तो यहाँ हम कहेंगे जी पूर्व रूप का बाद कर दिया। तो मेरी बात को समझिएगा, ये संधि कार्य केवल हमारे संस्कृत में विशेष होता है, इसलिए कहीं आपके दिमाग में नहीं भी हो रहा हो सेट तो हम करेंगे आगे। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो जैसा संधि विच्छेद वैसा ही संधि रूप, जैसा विच्छेद वैसा स्टेचू, 9 संधि कार्य, इसी का नाम होता है आपका प्रकृति भाव। जैसा स्वभाव है वैसा ही चाहिए। अब मैं समग्र रूप में आपको कुछ बातें कहूँ, सारांश रूप में सामान्य अर्थ कहूँ कि अर्थात संधि बोले है क्या? तो भाई साहब संधि का मतलब केवल मात्र 2 वर्णों का मेल संधि नहीं है। हम कह देते हैं, लिख भी देता हूं ताकि आपको परायापन ना लगे, 2 वर्णों का मेल संधि है। किसी वर्ण का लोप हो जाना संधि है। नए मेहमान यानी नए वर्ण का आ जाना संधि है। एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण हो जाना, ऐसा विकार रूप भी संधि है। अरे मुझे नहीं करना कुछ भी, संधि प्राप्त है, संधि नहीं करना ये भी संधि है। इतने सारे संधि के कार्य आप लोग करते हैं, बात समझ में आ रही है? ये जो जितने भी विकार रूप होते हैं ये सारे के सारे विकार रूप ही बताइए क्या है? संधि है। इस तरह का विकार रूप कोई भी हो आपके सामने, इतने सारे वर्ण जो विकार हैं, इतने सारे जो वर्णों का विकार है किसी भी रूप में हो सकता है, वो सब बताइए क्या कहलाते हैं? आपके संधि कहलाते हैं। समझ गए? 2 वर्णों का मेल, किसी वर्ण का लोप, किसी वर्ण का आगम, किसी वर्ण का आदेश या कोई संधि कार्य नहीं करना। हमारी संस्कृत में इतनी सारी चीजें संधि में हम लेकर चलते हैं। आई बात समझ भाई साहब? देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे थे संधि शब्द का दोहरा देता हूँ, थोड़ा याद हो जाता है दोहराने से, आप सबको पता है मेरी आदत है, चाहे कितने ही परेशान हो पर मैं तो दोहराता हूँ, तो दोहराता ही हूँ। संधि शब्द की हम बात कर रहे थे, अभी व्युत्पत्ति हमने पढ़ी है, सामान्य अर्थ पढ़ा है। व्युत्पत्ति में हमने एक उपसर्ग पढ़ा, उसका नाम सम, धातु का नाम धा, ओरिजिनल है धाएं, प्रत्यय किया हमने की में बसता है ई। खास बात क्या है कि की प्रत्यान शब्द नित्य पुल्लिंग होता है। उपाधि, ज्यादा उधेड़ेंगे इसको, उपाधि आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कि संधि का एक नाम संहिता भी होता है संस्कृत में, लेकिन वो शब्द आपका स्त्रीलिंग होता है। तो दोनों को साथ लिख करके बताऊंगा, कई बार शुद्धि में अच्छा काम आता है। तो जैसे उपाधि, समाधि, इस तरह के शब्द आप सुने हो ना, तो ये ऐसा लग रहा है स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन हमारे लिए जो ये समाधि, उपाधि, ये जितने भी है ना, व्याधि, ये सारे के सारे शब्द, ये देखो समाधि, ये भी आपका पता है कि प्रत्यान शब्द है। लग रहा होगा समाधि ले ली, लेकिन हमारे तो समाधि ले लिया होता है, ठीक है। उसी प्रकार से उपाधि प्राप्त की, उपाधि प्राप्त किया, ऐसे जो शब्द हैं आपके व्याधि वगैरह, इन सभी शब्दों में पुल्लिंग शब्द ही माना जाएगा, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अम, सम, धा और की को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? संधि। है, पुल्लिंग में लिखा है, देखो पुल्लिंग शब्द है। कौन से लिंग में है ये? पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति यानी इन सब के मिलाने से व्याकरण में क्या अर्थ निकलेगा? कहा संधानम संधि। संधान का मतलब मेलनम संधि, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कहा परिभाषा क्या है? संस्कृत में अर्थ क्या लेंगे हम? समझे क्या संधि को? कहा लोपागम आदेश वर्ण विकार संधि। लोपागम आदेश रूप में जो वर्ण विकार होते हैं, अब वर्ण विकार को आप इसी रूप में भी देख सकते हैं और विकार को अलग से भी आप समझ सकते हैं। तो ये प्रकृति भाव, ये सब क्या है? संधि है। बोला लोप का मतलब किसी वर्ण का लोप हो जाना। हरिरम्य में लोप होता है, पुनारमते में लोप होता है, शिशुरोदती में लोप होता है, अंतर्राष्ट्रीय में लोप होता है। दूसरा काम आगम का होता है, 2 वर्णों के मध्य नया वर्ण आ जाए, आगम कहलाता है। परिच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद, तरुच्छाया, लक्ष्मी छाया, इस प्रकार से। आदेश, 1 वर्ण या 2 वर्णों के स्थान पर जब कोई विकृत नया वर्ण आ जाता है उसका नाम आदेश होता है। ईकः, यण, एचः, अयवायावः, ये सब क्या है? आदेश ही तो है। अक, सवर्णे, दीर्घः, ये सब क्या है? आदेश ही तो है। ये देखो पूर्व वर्ण और परवर्ण के दोनों के स्थान पर या किसी एक वर्ण के स्थान पर नया वर्ण हो जाना आदेश कहलाता है। जगत ईस्मिता के स्थान पर द। प्रकृति भाव, स्वभावे स्थिति, निमित्ते सत्यपि, निमित्त होने पर भी, संधि प्राप्त होने पर भी 9 संधि कार्य। तो संधि नहीं करना भी हमारे संस्कृत में एक संधि, उसका नाम प्रकृति भाव है। जैसे हरि ए तऊ, ऐसा कैसा, गंगे अमु, ऐसा कैसा। इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है 2 वर्णों का मेल, एक नए वर्ण का लोप हो जाना, एक का आ जाना, कोई नया वर्ण आ जाना, नहीं कुछ करना, सब संधि के रूप हैं। अब देखो व्याकरण में इनके अलावा भी एक नई परिभाषा दी है। ये तो नॉर्मल हम सीख रहे हैं कि चलो आपको ये समझ में आ जाए कि संधि के समय अपन ये काम करेंगे। हमारी व्याकरण की जो हमारे भगवान हैं आदरणीय पाणिनि जी,
उन्होंने भी अष्टाध्यायी में एक सूत्र से ये संदेश दिया है, ये बताना चाहा है कि भैया मैं क्या कहता हूँ संधि के बारे में। चलिए उसको हम कह सकते हैं संधि का सूत्र भी कह लीजिए, संधि में व्याकरण की परिभाषा भी कह लीजिए। स्टार्ट करें तो कहते हैं कि संधि का सूत्र है जिसको हम, अच्छा एक चीज़ और आप इधर सीधा पढ़ाता हूँ मैं आपको, है ना थोड़ा, कि हम संधि को ही संगीता और संगीता का ही एक और अन्य शब्द क्या लेते हैं, संधि संगीता दो ले लेते हैं। मानो आप कि दो शब्द हम सीखेंगे। यहाँ पर तो आपने कौन सा शब्द प्रयोग किया अभी, संधि का, और इसी संधि शब्द के लिए व्याकरण शास्त्र में एक और शब्द, जहां हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा समझें इसको, एक और शब्द कहा गया है, इसका नाम है संहिता। जैसे आपसे मैं कहूँ परोपकार में संधि का नाम बताओ, और मेरा मन में नहीं कहूँ तो नहीं कहूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार परोपकार में संहिता का नाम बताओ। तो अब आपको भ्रमित तो नहीं होना है, आपको ऐसे वो नहीं होना है कि यार ये क्या पूछ लिया। तो अब आप क्या समझेंगे, आज से संस्कृत में संधि और संहिता को एक शब्द ही समझेंगे, दोनों का अर्थ एक ही समझेंगे। जैसे नाम और संज्ञा एक ही बात है, बता क्या नाम है, राम कुमार नाम है, बता क्या संज्ञा है, राम कुमार संज्ञा है। तो संज्ञा और नाम जैसे एक ही है ना, वैसे ही आप ये माने कि व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण में संधि को ही संहिता रूप में समझा गया है। थोड़ा फर्क होता है, लेकिन आप यहाँ मस्त रहें, एक ही बात को लेकर हम चलेंगे। तो कहते हैं कि वो संधि का सूत्र या संहिता का सूत्र जो भगवान पाणिनि ने कहा है, उन्होंने उसका नाम क्या रखा, वहाँ संधि का संहिता कहा है। अब मैं सीधे शब्दों में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जटिलता ना लगे, इसलिए मैं इसको कहता हूँ संहिता या संधि सूत्र। यानी नाम दिया कि संहिता क्या है, नाम दिया कि बताइए संहिता क्या है, संधि क्या है। इस प्रकार नाम देने वाला कि संधि को किस रूप में समझे, उस सूत्र का नाम ही क्या है, संहिता सूत्र या संधि सूत्र है। आइए चर्चा करते हैं। लिखा है कि हमारी व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है जिसका नाम है पारः सन्निकर्षः संहिता। पारः सन्निकर्षः संहिता, पारः सन्निकर्षः संहिता। पढ़ो, अच्छा लगेगा। सूत्रों को पढ़ने वैसे बहुत अच्छा लगता है, आपको बताइए। कहते हैं पारः सन्निकर्षः संहिता, तीन शब्द है ना। अब मैं कुछ चीज़ें आपको नॉर्मली इसके साथ लिए चलता हूँ, है ना। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको तो कुछ ही नहीं आता, तभी तो मैं आपको कुछ कुछ सिखा पाऊंगा भाई। कहते हैं कि हमारी संस्कृत व्याकरण में या किसी भी हिंदी व्याकरण आदि में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, ये तो आपको पता है। कौन दो प्रकार के वर्ण होते हैं? एक वर्ण होता है उसको हम कहते हैं पूर्व वर्ण, कहते हैं ना, और जो बाद वाला प्लस के बाद जो वर्ण है उसको आप जिन शब्दों से नवाजते हैं वो आपका कहलाता है परवर्ण। पर का मतलब बाद वाला। अब आज के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे वाला पीछे वाला, नॉट आगे वाला पीछे वाला, ये होता है पूर्ववर्ण, एक होता है आपका परवर्ण। कहा ये पूर्ववर्ण कौन होगा? तो पूर्ववर्ण को निकालने के लिए आप कैसे समझेंगे तो वो भी समझ लीजिए। हम पूर्ववर्ण के लिए क्या करेंगे, जो पहला शब्द है उस पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा आपका, बोला पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा, लास्ट में जो लिखा हुआ वर्ण होगा, वो तो कहलाएगा आपका पूर्ववर्ण, है ना, अभी बताऊंगा। और जो आपका द्वितीय शब्द होगा, यानी बाद वाला जो सेकंड नंबर का जो शब्द लिखा होगा, उस द्वितीय शब्द का प्रथम जो या आगे का वर्ण होगा, या पहला वर्ण ले लीजिए, है ना, का आगे का जो वर्ण है वो आपका कहलाता है परवर्ण। कैसे समझना कि पहला शब्द कोई लिखा, जैसे उदाहरण के लिए हम ले चलते हैं, एक शब्द हमारे पास, उसका नाम है राम। एक शब्द है जिसको आप सीखे हो, इसलिए मैं ले रहा हूं सीधा अयनम। ये आपके पास में दो शब्द रूप में लिखा है। संधि शब्दों की नहीं होती, ध्यान रहे, संधि सिर्फ वर्णों की, अक्षरों की होती है। इसलिए मुझे तो सिर्फ और सिर्फ राम नहीं चाहिए, मुझे तो राम में मेरा जो टारगेट है वो अक्षर चाहिए। मुझे अयनम से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरा जो अक्षर है जिसमें संधि करनी मुझे वो चाहिए। कहते हैं कि पूर्ववर्ण और परवर्ण का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि राम में जो आपका स्थिति है वो है आपके राम, और राम शब्द जो पहला शब्द है, ये वाला पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसको आपने निकाल लिया, उसका नाम क्या है, अ। देख लो, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर कौन है, अ। रे आ म अ, ऐसा वर्णमाला पढ़ाया मैंने बहुत डिटेल में आपको। दूसरे शब्द का प्रथम जो वर्ण है वो कौन है, अ। इसके बाद में य, अ, न, अ, म, इस प्रकार से वर्णों का क्रम है। तो कहते हैं कि प्रथम शब्द का लास्ट वर्ण पूर्ववर्ण कहलाता है। ये देखो, प्लस से पहले पूर्व निकाल के आ गया। परवर्ण कैसे निकालूं, तो बाद का जो द्वितीय शब्द उसका प्रथम वर्ण ले लो, पहले शब्द का लास्ट का पूर्व का अक्षर होता है, बाद वाले शब्द का पहला जो होता है उसका नाम परवर्ण होता है। और संधि कार्य करते समय इन्हीं दो वर्णों से हमें मतलब होता है, जो एक आपका पूर्व का होता है, एक आपका पर का होता है। इतना तो हम समझते हैं और समझ भी गए होंगे। अब हम सूत्र के अर्थ पर आते हैं।
सूत्र के अर्थ में सिर्फ लिखा है साहब यहाँ परह, फिर लिखा है सन्निकर्ष है, फिर लिखा है संगीत। अब मैं थोड़ा सीधा करके पढ़ा देता हूँ आपको। सूत्र में लिखा है केवल पर, लेकिन मैं समझता हूँ और आप भी समझ गए होंगे कि हमारे संधि के प्रोग्राम में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक पूर्व वर्ण होता है और एक होता है आपका पर वर्ण। तो अब सूत्र का अर्थ हम सीखते हैं और व्याकरण में संधि संहिता का मतलब क्या होता है वो सीख रहे हैं। तो कहते हैं कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण में निकर्ष का मतलब पास पास, और सम लगा दिया तो कुछ ज्यादा ही पास पास, क्लोजअप वाला पास पास। जब पूर्व वर्ण और पर वर्ण में अत्यधिक, अतिशय, बहुत ज्यादा, अत्यधिक क्या हो? समीपता हो। जब पूर्व वर्ण और पर वर्ण में अत्यधिक समीपता हो तो बराबर वहां हो जाती है उन दोनों वर्णों की संहिता। उन दोनों वर्णों का नाम क्या हो जाता है? संहिता हो जाता है। पूर्व वर्ण और परवर्ण को क्या कह देते हैं? संहिता कह देते हैं। बोला संहिता मतलब तो आप सीधा समझिएगा, संहिता कहने का तात्पर्य, प्रयोजन है कि उन 2 वर्णों में जिनमें अत्यधिक समीपता हो वहां क्या हो जाती है? संहिता हो जाती है, अर्थात संधि हो जाती है। वैसे तो मुझे जाता है बोलना चाहिए, समझ तो गए ना, क्योंकि पुल्लिंग शब्द होता है आपका ये होती है, ये होता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो क्या बोला व्याकरण शास्त्र में, क्या कहा गया है कि भैया पूर्व वर्ण, समझ गया, पर वर्ण यानी प्लस से पहले का और बाद के, जब 2 वर्णों में बहुत अधिक समीपता हो, 2 वर्ण पास पास रहे तो उन दोनों वर्णों में हम संधि कर लेते हैं। इसी का नाम संधि है। 2 वर्णों के बीच कोई दूरियां ना हो। किसी ने प्रश्न पूछ ही लिया कि श्रीमान जी मुझे ये बताइए, जो ये आप कह रहे हो अत्यधिक समीपता हो, इस अत्यधिक समीपता से क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं कि पैमाना लेकर बैठना नहीं है कि यार ये देखिए दोनों बहुत पास पास हैं, इनमें दूरियां नहीं हैं, संधि कर दो। या कह दे कि एक तो अजमेर बैठा है, एक जयपुर में बैठा, बड़ी दूरियां हैं, बोले संधि मत करो। तो किसी ने प्रश्न किया कि ये अत्यधिक समीपता को हम क्या समझें? तो थोड़ा देखना इधर आप। उदाहरण के लिए मान लो कि मैंने उदाहरण किसका दिया था आपको? रामायण का। एक बार वापस लेते हैं। राम प्लस अयनम है, राम प्लस अयनम है। अब इसका जब हम संधि कार्य करेंगे तो मैंने बोला ना आपको, मुझे तो वर्णों से ही काम है केवल। अब अलग अलग करके देखते हैं। एक बार र में क्या है? आ के बाद में है मा, और मा के बाद में अवर्ण है, यही है ना। इस तरह की संरचना इसमें है। अयनम में आप देखेंगे अ, य, व्यंजन में अ मिला हुआ है, न में अ स्वर मिला हुआ है, और इसके बाद में क्या है? म। इस तरह की राम और अयनम की संरचना है, यानी इसमें इस प्रकार से वर्णों का क्रम लिखा हुआ है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बिल्कुल सीधे शब्दों में बता रहा हूँ आपको ना। ये व्याकरण में थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन यहाँ सीधा समझ रहे हैं हम। क्या कहना चाहता है ये सूत्र आपसे, तो वो समझना। अब मैं आपसे कहूँ कि एक पहले का वर्ण होता है पूर्व वर्ण, एक होता है बाद का वर्ण, और उन दोनों में संधि करना चाहते हो ना, तो इसका मतलब चेक कर लो कि उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। वही सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। कहा कि दोनों वर्णों के मध्य समीपता का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं कि दोनों वर्णों के मध्य अतिशय समीपता का तात्पर्य, या अत्यधिक, मैंने बोला समीपता होनी चाहिए, अत्यधिक समीपता का तात्पर्य क्या है? तो उसके लिए कहा गया है कि अत्यधिक समीपता से तात्पर्य है जिन 2 वर्णों में आप संधि करना चाहते हो उन 2 वर्णों के मध्य कोई तीसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, या कोई अन्य वर्ण नहीं होना चाहिए। तो अन्य 2 के अलावा तो कोई थर्ड पार्टी होगी, तीसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, यानी कोई कबाब में हड्डी नहीं होना चाहिए। इसी का नाम कहा गया अत्यधिक समीपता, है ना। यहाँ अत्यधिक समीपता का मतलब क्या है वो भी बता रहा था ना मैं आपको, तो दोबारा देख लीजिए। और जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कहा गुरुजी बताओ देखिए इसमें अत्यधिक समीपता है कि नहीं है। एक तो आपका ये प्रोग्राम लिखा हुआ था और इसके साथ मैंने बीच में देखिए कुछ लिख भी दिया है आपको ऐसे। इसी प्रकार से एक कार्यक्रम आपका ऐसा लिखा हुआ था, समझ रहे हो क्या आप बात को, ऐसा। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि देखिए दोनों में से अत्यधिक समीपता कहाँ है। दोबारा सुनना, जब 2 वर्णों में हम संधि करना चाहते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि इनके बीच में अत्यधिक समीपता है या नहीं है। और अत्यधिक समीपता से मतलब कहाँ पैमाना लेकर बैठेंगे जब तो लगेगा ना, अच्छा ये तो 15 सेंटीमीटर की दूरी वाला है, इसका मतलब ये पास पास में है। मैं संधि किस किस में करना चाहता हूँ, ए और ए में। अब मैं चेक कर रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैंने चेक करना चाहा, अरे यार ये तो पास पास है 15 सेंटीमीटर। फिर मैंने इसको भी चेक करना चाहा और ये तो 30 सेंटीमीटर है। यदि पैमाना लेकर बैठोगे तब तो कौन सी स्थिति में आपको समीपता ज़्यादा लगी, ऊपर वाले में।
दूरी कहाँ लगी, नीचे वाले में। लेकिन परिभाषा सुनना ध्यान से, कहते हैं कि दो वर्णों के मध्य जब कोई तीसरा वर्ण नहीं हो तो इसका मतलब वो कितनी भी दूर दिखाई दे पर वो पास पास, अत्यधिक समीपता ही उनमें मानी जाएगी। अब बोले यदि बीच में कोई कबाब में हड्डी हो गई तो वहां अत्यधिक समीपता नहीं मानी जाएगी। और यदि दोनों वर्णों के मध्य अत्यधिक समीपता नहीं है, मतलब कोई बीच में टपक गया, तो फिर वहां संधि कार्य नहीं होगा। अब मुझे बताओ इन दोनों के मध्य में कोई है क्या? बोले है, बोले है, इसका मतलब अत्यधिक समीप नहीं है, इसलिए यहां संधि कार्य नहीं होता है ना। वैसे तो पास पास दिख रहा है आपको। बोला इन दो वर्णों के मध्य संधि करना चाहता हूं, कहा चेक करो समीपता है क्या। बोले समीपता मतलब इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है क्या? बोले नहीं है। अरे भैया नहीं है तो संधि कर लो, इसका मतलब यहां संधि कार्य हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो संधि करते समय चेक किया जाता है कि संगीता की स्थिति है कि नहीं है, अर्थात दो वर्णों के मध्य अत्यधिक समीपता है कि नहीं है, अर्थात उनके बीच में कोई कबाब में हड्डी तो नहीं बैठा है। बोला ऐसा क्यों कहा? तो सुनो ध्यान से, चेक करते हैं। समझ गए ना अत्यधिक समीपता। अब इस रूप में मैं जब संधि करना चाहूंगा, ये प्लस का निशान है, ध्यान रहे, इसको अन्यथा न लें कि बीच में बैठ गया वालों, हटा देता हूं मैं। अब मेरा मन हुआ कि गुरुजी मैं तो संधि करना चाहता हूं इस आ और इस ए में। भाई आपने दीर्घ संधि का नियम पढ़ा है ना, तो संधि तो वर्णों में होती है, किसी वर्ण के साथ किसी भी वर्ण की संधि कर लो। तो राम प्लस अयनम आपने किया है तो मैं कैसे भी कर सकता हूं। मैंने तो उधेड़ दिया आपके सामने, सारा ही रख लिया। अब आपने यही तो सीखा है कि ए और ए मिलके आ हो जाता है, आ और ए मिलके आ हो जाता है, आ भी आ हो जाता है। मेरा तो मन कर रहा है मैं तो इस आ और इस ए को मिलाऊंगा। लो बताओ, नियम भी हो रहा है पूरा, आ और ए मिलेगा तो दीर्घ आ होना चाहिए। अब उस समय ये नियम आपको ये बताता है पाणिनि का सूत्र, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। बात तो नॉर्मल है कि दो वर्णों के मध्य आपको देगा, संधि विच्छेद करके देगा तो राम आई नहीं देगा, रा और मयनम तो देगा ही नहीं। लेकिन थोड़ा सीख रहे हैं कि लगे हाँ सीख लेते हैं। अब आप बताओ इन दोनों के मध्य संधि कर सकता हूँ क्या? तो आप समझ गए होंगे इतना कि नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में कौन आ गया? मैं आ गया। इसका मतलब ये दोनों पास पास नहीं है, इनके बीच में दूरियां हैं। फिर मेरा मन हुआ कि नहीं मैं तो इससे और इससे में भी करना चाहता हूँ, कर लोगे क्या? बोले नहीं कर सकते क्योंकि इसका व्यवधान हो गया है। तो कहने का मतलब अत्यधिक समीपता का अर्थ हो गया दो वर्णों के बीच तीसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, अर्थात तीसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, पर्दा नहीं होना चाहिए। फिर मेरा मन किया नहीं मैं तो इसका और इसका करूंगा, कर सकता हूँ क्या? बोले नहीं कर सकते यार, यह न इतनों का व्यवधान है। बोला इसमें कर लूंगा क्या? बोले नहीं कर सकता। बोले इसमें करना चाहता हूँ, बोले इतने सारे व्यवधान है। इसमें करना चाहता हूँ, बोले इतना व्यवधान है। तो ना तो यहाँ ना तो यहाँ ना तो यहाँ ना तो यहाँ। फिर मेरा मन किया गुरुजी मैं तो इसमें संधि करना चाहता हूँ। फिर बताओ गुरुजी मना कर सकते हैं क्या भाई? अब इसके बीच में तो कोई दूरियां नहीं है ना, इसका मतलब इसमें हो सकती है संहिता। इन दो वर्णों का नाम है संहिता, और संहिता मतलब व्यवधान नहीं है, इसलिए इनमें हो जाती है संधि। इसलिए इनमें हो जाती है संधि। मैं का मतलब ऐसा समझना। और इसलिए आप आगे जा करके राम प्लस अयनम में रामायणम, और न की जगह गणत्व का कार्य प्रक्रिया से होता है तो रामायणम ऐसा बना लेते हो। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा। सीधा मैं ये बताना चाह रहा था कि व्याकरण में क्या संगीता संधि की परिभाषा दी कि पूर्व वर्ण और परवर्ण में जब अत्यधिक समीपता हो, अर्थात किसी अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो दो वर्णों के बीच में, जैसे अ और ए में कोई व्यवधान नहीं। इस राम में ध्यान रहे, अ को समझना है, म को मत पकड़ लीजिए कि मैंने चिन्ह लगा दिया इसलिए गुरुजी बोला आपने तो पकड़वाया था। यहाँ लिख ही देता हूँ, आपका भरोसा भी नहीं है, कह दो कि गुरुजी आपने ही पढ़ाया था हमको, तो ऐसा क्या है आगे। ये देखिए रामायण में आप करते हैं राम और अयनम, ऐसी संधि का प्रारूप आप पढ़ते हैं। दो वर्णों के मध्य व्यवधान नहीं है तो संधि कार्य आराम से हो जाता है। आगे बात समझ में। तो संधि कार्य करते समय स्वर संधि में नियम है, अन्य संधि में भी ये नियम है कि जिन दो वर्णों में आप संधि करना चाहते हैं उनके बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये नियम नहीं देते ना तो एक ही शब्द में रामायण में रा पता नहीं इधर उधर जैसे सही, ये देखो व का ए और व का ए मिलकर के भी ये सारे ए मिलकर के एक ही शब्द में पता नहीं कितनी सारी संधियां हो जाती है। इसको रोका है। संधि वही होगी जहां जिसमें व्यवधान ना हो। इन दोनों में कर सकते हो, इन दोनों में कर सकते हो। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। सूत्र का नाम था, पूछ ले बाय द वे, संधि पढ़ रहे इतना बड़ा प्रोग्राम है तो संधि का सूत्र क्या पता कभी पूछ ले किसी जमाने में। क्या बताओगे? परस्पर निकर्ष संहिता। दो वर्णों के बीच अत्यधिक समीपता हो, कोई बीच में तीसरा वर्ण ना हो तो वह संधि। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपको संधि का उदाहरण देते हैं ना तो एक वर्ण यहाँ लेते हैं, एक वर्ण यहाँ ले लेते हैं और उन दोनों में आप संधि कर देते हो। ये तो प्लस का निशान है, ये तो संधि को दिखाने वाला निशान है। ठीक है। तो संधि और संहिता क्या है भैया? एक ही है। पर एक विशेष बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उस पर जरा गौर फरमाइएगा आप। मैंने संधि शब्द के लिए ही दो शब्द आपके सामने लिए हैं। कितने लिए हैं? दो शब्द। एक शब्द का नाम लिया है मैंने संधि ही।
क्या बोला मैंने एक शब्द के लिए? संधि ही। और एक शब्द लिया मैंने, आपको पता है कौन सा वाला? संहिता, है ना? थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं सीधा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो एक शब्द तो क्या लिया मैंने? संधि ही। और दूसरा जो शब्द लिया है उसका नाम क्या लिया मैंने? संहिता। और ये भी आपसे कहा कि दोनों ही जो है सामान्य एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए आप इन दोनों को एक ही समझो, ऐसा भी मैंने कहा है। कहा संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो याद करो, संधि के लिए मैंने क्या बताया? सम उपसर्ग लगाओगे कौन सी धातु से? पहले धा धातु, जिसमें डुधाएं होता है, और उसके बाद में एक प्रत्यय लगाओगे, उसका नाम है की। और मैंने ये भी आपसे कहा कि संधि शब्द का की प्रत्यय लगने के कारण यदि कोई आपसे पूछे कौन सा शब्द है, तो आप क्या बताओगे? पुल्लिंग शब्द है। ये मैंने आपसे कहा है। इधर भी जरा गौर फरमाइएगा आप। कहते हैं कि संहिता जो शब्द बना है वो भी आपके सम उपसर्ग के योग से ही है, वही आपकी धा धातु है। धा धातु की खास बात है, यहाँ जब कत आदि प्रत्यय करते हो तो वो ही में बदल जाती है ना? धा धातु का रूप ही हो जाता है कि नियम है दधातेर ही, तो वो ही में बदल गया, यानी अब सम ही के साथ जुड़ेगा। और यहाँ एक प्रत्यय होता है आपका कत, इसमें त बसता है, और स्त्रीलिंग में ले जाने के लिए एक आपका प्रत्यय होता है टाप, जिसमें आ बसता है। देखो सम है ना, तो सम का जब रूप आप बनाओगे तो ये तो आपका हो जाएगा क्या? सम का तो हो जाएगा भाई साहब अनुस्वार, धा धातु की जगह ही हो गया। देखो सम ही, कत में त और टाप का आ जुड़ के क्या बन गया? संहिता। मैंने अभी भी बोला स्त्रीलिंग में प्रत्यय होता है, तो अब सीधी सी बात है, ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि संहिता शब्द संधि के लिए ही प्रयुक्त हम कर रहे हैं, लेकिन संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है और संहिता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए संस्कृत में जब व्यवहार करेंगे तो संधि होता है, संहिता होती है, ऐसा कई बार शुद्धि अशुद्धि में टारगेट कर लेता है। कैसे? जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि कौन सी संधि है, ऐसा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो पता है आपको क्या कहना पड़ेगा? का कहूँ या कह कहूँ? तो आपको इतना तो पता है कि सामान्य संस्कृत में पुल्लिंग के लिए किम शब्द का कह इस प्रकार का रूप काम में आता है, तो आपको क्या बोल के कहना पड़ेगा? कह संधि ही, है ना? कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे जी कह संधि ही, सह संधि ही। सह माना वह, ये लड़के के लिए आता है, पुल्लिंग शब्द के लिए आता है। लेकिन मैं कह दूं कौन सी संहिता है, तो फिर पता है क्या की जगह आपको क्या कहना पड़ेगा? का, क्योंकि लड़की के लिए स्त्रीलिंग के लिए किम शब्द का रूप काम में आता है, का संहिता। फिर मैं कहूँगा जी वह संहिता है ना? ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? कई बार बाय द वे शब्द में लिंग पूछा जाता है आपको, और शुद्धि दे दे का संधि, समझना नहीं 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 नहीं, कह संधि होगा, सा संधि ना 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 ना, सह संधि होगा, कह संहिता बोले ना ना ना, का संहिता होगा, और कह दे कि सह संहिता नहीं। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये शब्द आपका कौन से लिंग में होता है? पुल्लिंग में होता है, और ये शब्द आपका कौन से लिंग में होता है? स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, व्यावहारिक बात है, ज़्यादा विशेष ध्यान में नहीं देना है। चलो अब इस सारी बात का जो निचोड़ है वो हम सीखेंगे कि भैया क्या होता है कि हमारे पास में कुछ सवाल करता है, पूछता है कि सर संधि करते समय हम दो बातें सुनते हैं कि सर कभी कभी तो संधि करनी ही पड़ती है, और कभी कभी कहते हैं कि नहीं करे तो भी चल जाता है। तो संधि के प्रसंग में, जिसको हम कहते हैं संहिता के द्वारा ही, तो वहाँ एक विशेष नियम है ना? और वो नियम हमसे कहता है कि संधि कहाँ कहाँ हमको करनी पड़ती है। नित्य संधि होती है, यदि संधि प्राप्त है तो आपको करनी ही पड़ेगी। और कहते हैं कि कहीं कहीं संधि विवक्षा के अनुसार होती, वक्ता की इच्छा के अनुसार है, वो चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे। तो बोला सर कितनी ऐसी जगह है जहाँ संधि आपको करनी ही पड़ेगी, और कहा कि ऐसी कितनी जगह है जहाँ संधि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। प्यारे साथियों, इस नियम को कहते हैं संधि या संहिता का नित्यता और अनित्यता का नियम। यानी संधि कहाँ कहाँ, यानी संहिता कहाँ कहाँ प्राप्त होने पर करनी ही पड़ेगी, है ना? संधि या संहिता का नित्यता यानी करनी ही पड़ेगी, और इसको कहते हैं जब नहीं करने पड़े तो अनित्यता। वैसे अनित्यता शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, पर सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अनित्यता का नियम कहते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? भाई संधि मान लो प्राप्त हो गई, कहीं आपने देखा एक अक्षर वो लिखा था, कुछ आगे पीछे लिखा था, और संधि प्राप्त है, तो फिर आप करें कि ना करें भाई, आपको करना ही पड़े, या आपकी मर्जी है कि आप चाहे तो करें और चाहे तो नहीं करें। तो उस प्रसंगों को हम पढ़ रहे। कई बार प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि निम्न में से बताइए कहाँ संधि नित्य नहीं होती है, तो वो आपको छांट के अलग बताना पड़ेगा कि यार यहाँ तो संधि नित्य नहीं होती है। चलें आगे।
आओ। बहुत सीधे शब्दों में लेकर चलूंगा, व्याकरण शास्त्र का अलग से है, हो सकता आप हिंदी में ऐसा नहीं पढ़ते हो इसलिए थोड़ा कठिन भी आपको लगे, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल प्यार प्रेम से सुनिएगा। पहली बात, संधि 3 स्थानों पर नित्य होती है, यानी संधि नित्य होती है। और दूसरा मैंने क्या बोला, अनित्य। तो वो अनित्य के स्थान पर मैं थोड़ा सा दूसरा शब्द यूज करूंगा, विवक्षा अनुसार। किसके अनुसार? विवक्षा के अनुसार। 2 तरह से होती है, जिसको आप कह सकते हैं अनित्य, बाकी मैं कहूंगा नहीं अनित्य ना, मेरा शास्त्र मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है। तो संधि कहीं कहीं नित्य होती है, कहीं कहीं विवक्षा के अनुसार। विवक्षा का मतलब वक्ता की इच्छा, वक्ता की इच्छा का मतलब हम, आपकी मर्जी, आप चाहो तो संधि करके बोलो, आपकी मर्जी संधि नहीं करो तो। ऐसे 2 तरह से संधि का कार्य संपन्न होता है। बोला नित्य कितने स्थानों पर होती है, तो उसके लिए लिखा है कि संधि का कार्य 3 स्थानों पर नित्य होता है। संधि का कार्य कितने स्थानों पर? 3 स्थानों पर नित्य होता है। बोला ये 3 स्थान कौन कौन से हैं, तो कहते हैं वो 3 स्थानों में एक स्थान है आपका एक पद, कि भैया एक पद ही यदि संधि करने पर बन रहा हो, जोड़ने पर एक ही शब्द बन रहा हो, तो एक पद में संधि कार्य नित्य होता है। अभी बताता हूं थोड़ा उधेड़ के। दूसरी बात, यदि आप उपसर्ग धातु के साथ जोड़ के पढ़ रहे हैं तो आप उपसर्ग को धातु से अलग नहीं पढ़ रहे, उपसर्ग धातु कार्य में आपको इन दोनों को मिला के ही पढ़ना पड़ेगा। संधि प्राप्त है तो कहना ही पड़ेगा। और तीसरी जगह है प्यारे साथियों समास में। समास करते समय समास के विग्रह पदों में यदि संधि कार्य प्राप्त है तो निश्चित रूप से संधि करनी ही पड़ेगी। तो कितनी जगह संधि नित्य होती है? हमने कहा जी 3 जगह संधि नित्य होती है। एक पद बनने पर संधि करो, उपसर्ग और धातु को पढ़ रहे हो, कह रहे हो तो फिर दोनों को जोड़ के पढ़ो, और समास कर रहे हो तो समास के विग्रह पदों में संधि प्राप्त है तो संधि करो। कहा विवक्षा अनुसार या अनित्य संधि कहाँ होती है? बोले एक ही जगह होती है। वक्ता को तो बेचारे को एक ही जगह इजाजत दी गई है कि वो चाहे तो संधि करे और चाहे तो ना करे। बोले ये कहाँ है? कहते हैं वाक्य में, कि जब आप क्रिया के साथ कोई वाक्य पढ़ते हो ना, राम जाता है या वह यहाँ आ रही है, तो ऐसे वाक्यों में आपने देखा होगा कई जगह संधि प्राप्त हो जाती है शब्दों में, है ना। राजा रामः बभूव, तो रामः प्लस बभूव में संधि प्राप्त है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे स्थान आपको मिलेंगे जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग संधियां प्राप्त होती हैं। तो वाक्य पढ़ते समय मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो करूं, चाहूं तो नहीं करूं। इसलिए मैं अनित्य नहीं बोला, क्योंकि अनित्य होने पर तो क्या है कि एक बार करो एक बार नहीं करो, तो वाक्य को 2 बार कहना पड़ता है। विवक्षा अनुसार इसका हम जवाब बताते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाता हूँ। संधि कितनी जगह प्राप्त होने पर करनी पड़ेगी? 3 जगह। जब एक पद बन रहा हो, उपसर्ग और धातु को आप एक साथ लिख रहे हो, और समास की प्रक्रिया में। कितनी जगह? विवक्षा वक्ता की इच्छा पर निर्भर है, एक जगह। कहाँ? वाक्य में। बहुत सीधे शब्दों में, आराम आराम से। कहा सबसे पहला प्रसंग बताओ किसका है? संधि की नित्यता का। सबसे पहला जो आप प्रसंग पढ़ रहे हैं वो है आपकी नित्यता, है ना, कि नित्य कहाँ कहाँ होती है। और ये नित्य बताओ आपने कितनी जगह बोला? अभी आपने बोला है भाई, आप ही सीख रहे हो तो आप ही बोलने वाले हो गए ना भाई। कहा कि 3 जगह संधि नित्य होती, ऐसा बोला था आपने, बोला था ना। 3 जगह। कितनी जगह? 3 जगह। कौन कौन सी हैं वो तीनों जगह? तो सबसे पहली बात, एक पद में संधि नित्य होती है। कितने में? एक पद में। अब आप सोच रहे हो गुरुजी एक पद होता क्या है, तो सुनो। संधि करने पर मान लो एक ही पद बन रहा हो, आपने 2 वर्णों को जोड़ा, या आपने कुछ 2 ऐसे प्रत्यय अवयव धातु अवयव को जोड़ा, एक धातु थी पीछे आपने प्रत्यय लगा दिया। तो जब आप इन चीजों को जोड़ करके संधि करके आपने बनाया साहब, और वो बनने वाला केवल एक ही शब्द था, यानी संधि करने के बाद मैंने कहा कि इसमें कितने शब्द है? फिर आपका जवाब आया गुरुजी इसमें तो एक ही शब्द है। तो भैया यदि संधि करने पर एक ही शब्द बन रहा हो, 2 या 3 नहीं बन रहे हो, तो फिर एक शब्द बन रहा हो तो उसको जोड़ के पढ़ो, तोड़ के नहीं पढ़ सकते। यानी आपको संधि करनी ही पड़ेगी। यानी संधि करने पर कितना पद बने? एक पद ही बने, है ना, एक शब्द ही बने, मतलब उसको आप 2 शब्दों में नहीं तोड़ सके, तो फिर आपको संधि क्या करनी पड़ेगी? नित्य करनी पड़ेगी। यानी आप उनको फिर अलग अलग नहीं पढ़ सकते, उस शब्द को तोड़ करके आप कभी नहीं पढ़ सकते। और वैसे भी आपको पता है कि शब्द को तोड़ पढ़, अरे राम आजा, ऐसे पढ़े हो कभी आप? राम को तोड़ के पढ़े हो? नहीं पढ़ सकते आप। एक शब्द को हमेशा व्यवहार में, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, जोड़ के ही पढ़ा जाता है। तो जोड़ के मतलब संधि प्राप्त है तो संधि करके पढ़ो। कैसे? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं कह दूं कि पाठः चेयः, पाठ का चयन करना चाहिए, ऐसा मैंने कोई उदाहरण लिखा। ये देखिए चे प्लस
आहा, समझा रहा हूं मैं आपको ना। अब यहाँ अयादी संधि के प्रसंग में, आगे संधि हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक के स्थान पर अयादेश हो जाता है और आपका शब्द बन जाता है चयाह। यहां संधि करने के बाद, चे और अह में संधि करने के बाद में एक शब्द बना है चयाह। फिर मैंने पूछा इसमें कितने शब्द हैं, तो अब ये थोड़ी कोई सर एक च शब्द है, यह शब्द है। इनसे संधि करने के बाद हकीकत में एक ही शब्द बना है, ये 2 शब्दों या 3 शब्दों का समूह नहीं है। जब एक ही शब्द बने तो फिर आपको संधि करनी ही पड़ती है। इसी प्रकार भगवान करे तुम्हारी हो जाए जे अह। राजा से आपने कहा कि राजा तुम्हारी क्या हो जाए, बोले जाय हो जाए। अब आप कह दो कि राजा तुम्हारी जे अ हो जाए, तो राजा कहेगा पागल हो गए भाई साहब, और एक ही शब्द बन रहा है जय, तो उसको जय कहो ना, आप जे अ क्यों कर सकते हो। तो बोला साहब पाटह चेयह, तो पाटह चे अह ऐसा नहीं कह सकते आप, एक ही शब्द बना। देखो एक शब्द है, एक ही शब्द, इसमें 2 शब्द नहीं है, 2 होते तब तो अलग अलग पढ़ सकते थे आप। कई बार आपने देखा होगा श्लोक पढ़ते समय हम करते हैं श्लोक का अनु प्लस अयाह, और इन दोनों चीजों को जोड़ने के बाद में एक नया शब्द आपका बनता है अन्वयाह। इसमें भी 2 शब्द नहीं है कि गुरुजी इसमें एक अन्न और वय 2 शब्द ना, दोनों मिलकर के एक ही शब्द का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा साथियों, जब एक ही पद बने, ये सारे जो चय जय अन्वयः ये एक ही पद है, एक पद बन रहा हो तो फिर आपको जोड़ के पढ़ना। सीधी बात समय को संधि करनी है और संधि के बाद में जो शब्द बन रहा है उसको जोड़ के ही पढ़ना है। हम ये नहीं कह सकते या ना कभी आपको गुरुजी ने सब बोला होगा चलो बेटा उस श्लोक का आज अनु अय करो, तो आप सोच रहे हैं गुरुजी क्या हो गया आपको, अच्छे खासे थे कल, तो आज पता नहीं गुरुजी क्या हो गया। तो याद रखिएगा संधि एक पद यदि बन रहा हो, संधि करने पर एक ही शब्द का निर्माण हो रहा हो तो फिर संधि नित्य होती है ना। ऐसे ये परीक्षा में नहीं आएगा, परीक्षा में तो सिर्फ ये आएगा यहाँ से कि संधि कहाँ कहाँ नित्य, एक पद, उपसर्ग धातु और समास में। और कोई कह दे कि भाई कौन से में संधि नित्य नहीं होती तो इसको छांट देना, बोले वाक्य में नहीं होती है। नंबर 2, दूसरा मैंने आपको क्या बताया है, दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि देखिए संधि का कार्य समास के प्रसंग में, धातु उपसर्ग के प्रसंग में, ये पढ़ रहे हैं ना हम, क्या बोला मैंने नंबर 2 कि याद रखिएगा जब उपसर्ग और धातु को साथ साथ रखा जाता है, यानी आप धातु और उपसर्ग का कार्य कर रहे हो, तो उपसर्ग और धातु के प्रसंग में जब धातु और उपसर्ग का मामला हो, दोनों को रखना हो, तो संधि कार्य नित्य होता है। यानी जब भी कोई आप वाक्य में कोई शब्द पढ़ रहे हो, उसमें कोई क्रिया का रूप धातु आ गया हो, उसके साथ में उपसर्ग बैठा हो, तो उपसर्ग को अलग नहीं करेंगे, उसे अपना लेंगे। ये स्वभाव है धातु का कि उसको अपना अंग बना लेती है। क्या बना लेती है, अंग बना लेती है। कैसे, तो ये देखिए हम बहुत पढ़ेंगे आगे विस्तार से। जैसे प्र प्लस एति वृद्धि संधि का आगे हम प्रोग्राम पढ़ते हैं कि इन धातु का रूप हो, आगे उपसर्ग हो, तो अब आप इसको कभी भी प्र एति को ऐसे लिख रहे हो ना एक साथ, एति में प्र लगाना चाहते हो, ये एति में इन धातु का रूप है, प्र उपसर्ग है, अब इसको ऐसे प्र एति नहीं पढ़ना, बोला इसको जोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा। और वृद्धि संधि करके आपको क्या कहना पड़ेगा, प्रेति, नॉट प्र एति। इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे वहां उप प्लस एधते, धातु का रूप है एध, आगे उपसर्ग बैठा है, कहा मैं तो अलग ही रहना चाहता हूं, बोले नहीं बेटा ये नियम विरुद्ध है, पाणिनि जी कहते हैं दोनों को साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो उपसर्ग हमेशा किसी भी क्रिया रूप में जोड़ के ही पढ़ा जाता है, जोड़ के ही लिखा जाता है। एक वन में एक महान मुनि, नी प्लस अवसत रहता था, ये देखिए अवसत में वस धातु का रूप है, धातु रूप के साथ उपसर्ग आप जोड़ रहे हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए अलग नहीं लिख सकते, हमारे पाणिनि जी इसकी इजाजत नहीं देते। तो आप ऐसा नहीं कह सकते एकदा एक मुनि वने नी अवसत, कहेंगे पागल हो गए अभी साहब, उपसर्ग को धातु से अलग कर रहे हो, पाप लगेगा बोले तुमको। समझ रहे हो क्या मेरी बात को। तो इनमें भी आप जब संधि कार्य करोगे तो आपको मिला के ही पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, मिला के, है ना। यहाँ पर भी धातु और उपसर्ग का मामला हो तो धातु और उपसर्ग दोनों को क्या करना पड़ता है, मिला के कहना पड़ता है। उपसर्ग आगे आता है, धातु पीछे आती है, मिक्स करना पड़ता है। आई बात समझ में। नंबर 3, तीसरा जो आप काम करते हैं वो आपका होता है समास में। कहाँ पर, समास में। क्या होता है कि जब हम पढ़ेंगे आगे इसकी चर्चा भी हम करेंगे, समास करते समय समास के प्रसंगों में जब आप विभक्तियों का लोप कर देते हो, किसका लोप कर देते हो, विभक्तियों का लोप। तो मैं बोलता हूं सीधा कि विग्रह जो पद होते हैं ना आपके, विग्रह पद है ना, अलग अलग जिनको आप पद बोलते हो, जब समास के प्रसंग में विभक्तियों का लोप कर देते हो, जिससे आप उदाहरण के लिए नीलम अंबरम, फिर नीलम की विभक्ति भगा देते हो, अंबरम की भगा देते हो, शुद्ध पद क्या बचते हैं आपके, नील अंबर।
तो विग्रह पदों में संधि कार्य प्राप्त होने पर, यानी विग्रह के जो पद हैं, विग्रह पदों में संधि कार्य प्राप्त होने पर नित्य संधि होती है। यदि मान लो संधि प्राप्त है तो फिर संधि करनी ही पड़ेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको जोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा, आप इसको तोड़ के नहीं पढ़ सकते, है ना। ऐसा हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इस चीज़ को मैं याद भी करूंगा और आपसे पूछूंगा अभी बताओ रे भैया अब संधि करूं कि नहीं करूं, फिर आपको कहनी पड़ेगी गुरुजी संधि तो करनी पड़ेगी। कैसे? तो आइए हम इसको सीखते हैं कैसे। जैसे उदाहरण के लिए मैं भी बोला था ना, कर्मधारय समास का प्रसंग है मान लीजिए, और वहां हम विग्रह करते हैं नीलम अंबरम। क्या विग्रह करते हैं? नीलम अंबरम। और फिर विभक्ति का लोप भी कर देते हैं। विभक्ति लोप करने के बाद में नीलम में क्या बचता है? नील। फिर इधर अंबरम में क्या बचता है? अंबर। अब वो तो बाद में मिलाने के बाद वापस पद बना देते हैं, इसलिए वापस अम हो जाता है। लेकिन विग्रह पदों में आप यहाँ क्या देखेंगे? नील और अंबर बचाना। अब यहाँ कहे कि समस्त पद बना दो, तो कहा कि बन तो गया। बोले अरे भैया मिलाओ इसको। समास करते समय यदि इन विग्रह पदों में विभक्ति लोप करने के बाद संधि प्राप्त है तो आपको करनी ही पड़ेगी, और इसलिए आगे जा करके आप इन दोनों पदों को इस तरह नहीं लिखते, बल्कि दीर्घ संधि का कार्य करने के बाद नील अंबरम बराबर आप क्या पढ़ते हो? नीलांबरम। आपने सुना है 10 आननानि यस्य स, पढ़े हो ना भैया? क्या पढ़ते हो? 10 आननानि यस्य सह, 10 आनन है जिसके, आननानि, आनन मतलब होता है मुखड़ा, नाननानि यस्य जिसके, सह माना वो पुरुष। ऐसा विग्रह करते हो बहुब्रीहि समास में। और उसके बाद में जब आप पद बचाते हो तो 10 में तो बचता है 10, इधर आपका पुल्लिंग के लिए जाता है, पीछे क्या रहता है? आनन, है ना। पुल्लिंग के लिए होता है आननः। जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो कहते हैं कि समास की प्रक्रिया में दोनों शब्दों में यदि संधि कार्य प्राप्त है, ए और आ दीर्घ संधि प्राप्त है ना, तो कहा कि 10 आनन नहीं बोल सकते। अब तो आपको मिला करके क्या पढ़ना पड़ेगा? दशाननः कहना पड़ेगा। 10 और आनन को मिला के ही कहना पड़ेगा, आपकी मर्जी से आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते। तो भैया याद रखिएगा, चाहे बहुब्रीहि समास का प्रसंग हो, चाहे कर्मधारय समास का प्रसंग हो, चाहे तत्पुरुष समास का प्रसंग हो, कोई से भी समास का प्रसंग हो, यदि वहाँ विग्रह पदों में संधि कार्य प्राप्त है तो संधि कार्य करना ही पड़ता है। कोई सा भी समास हो सकता है। जैसे तत्पुरुष समास में नहीं आता है क्या? गजानाम इंद्र, गज और इंद्र बचता है गजेंद्र, रमाया ईस, रमा और ईस बचता है तो रमेश, परेशान उपकार, पर उपकार बचता है तो पर उपकार। तो समास में जब जब भी हम पढ़ेंगे ना वो सारी चीज़ें चलती जाएंगी। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा यह है कि जब हम समास करते हैं तो समस्त पदों में, विग्रह पद में यदि हमारे यहाँ संधि का प्राप्त को कार्य करना ही पड़ेगा, ना नहीं कर सकते। आ जाओ, 3 हो गए भाई साहब। कहाँ कहाँ? एक पद बन रहा हो तो बनाओ, तोड़ के मत पढ़ो, जोड़ के पढ़ो। उपसर्ग और धातु को साथ रख रहे हो, साथ पढ़ो, संधि करके पढ़ो, अलग मत पढ़ो। तीसरी बात, समास कर रहे हो, समास ही तो कर रहे हो, पदों को एक ही तो करना है, और उनको भी आप अलग अलग कर दोगे तो किस बार पड़ेगी? अब एक करने के लिए समास तो आपने कर दिया, कहीं कहीं संधि भी प्राप्त होगी, कहीं नहीं प्राप्त होगी, तो जहां प्राप्त हो वहां करो। चौथी बात या दूसरी बात मान लीजिए, क्या बोला मैं कि संधि कहीं कहीं विवक्षा के अनुसार होती है। याद है ना, मैंने लिखवाया था आपको कि संधि कहीं कहीं विवक्षा के अनुसार होती है, लिखा है ना। चलिए साहब, कहाँ कहाँ विवक्षा के अनुसार? कहा कि विवक्षा के अनुसार तो एक ही जगह होती है। संधि जिसको आप बोल रहे थे अनित्य कह रहे थे, और मैं इसको कह रहा था जी अनित्य मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा मर्यादा विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में डाल देता हूँ। उसको मैं क्या कहता हूँ? विवक्षा अनुसार। किसके अनुसार? विवक्षा अनुसार। कहा कि ये कहाँ होता है? तो नीचे लिखा है व्याख्या में कि विवक्षा यानी वक्ता की इच्छा के अनुसार संधि कहाँ होती है? बोले वाक्य में होती है। यानी वाक्य में वक्ता की इच्छा के अनुसार, कहने वाला कहना चाहता है जिस रूप में, उस रूप में वक्ता की इच्छा अनुसार। और वक्ता की इच्छा को संस्कृत में एक शब्द में पिरोया गया है। कौन से वाले शब्द में? विवक्षा में। जैसे मारने की इच्छा होती है जुघांशा, ऐसे ही होती है ना आपकी जाने की इच्छा, खाने की इच्छा, रोने की इच्छा। तो याद रखना, वाक्य में वक्ता की अनुसार, इच्छा के अनुसार संधि कार्य होता है। वह चाहे तो संधि करे और चाहे तो संधि नहीं करे। वाक्य की बात बता रहा हूँ। वाक्य क्या होता है?
पढ़ाऊंगा मैं बहुत डिटेल में। वाक्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वाक्य का मतलब होता है क्रिया और कई सारे शब्दों का, कारकों का समूह है। बोला ये कैसे होता है, तो सुनिएगा। अब इसका मतलब समझ में आ गया ना आपके, कि मेरी मर्जी है वाक्य में मैं चाहूँ संधि प्राप्त है शब्दों में तो करूँ, और मेरी मर्जी है नहीं प्राप्त है तो नहीं करूँ, या प्राप्त है तो मेरी मर्जी है करूँ तो करूँ, और भैया नहीं करूँ तो नहीं भी करूँ, मेरी मर्जी चलेगी। बोला ऐसा कैसे होता है? ये देखिए ऐसा ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा है कि राजा रामः बभूवः, राजा रामः बभूवः। इसका सीधा अर्थ बताता हूं कि राजा राम हुए। ये एक वाक्य है मेरे पास में। अब मैं चाहूं तो इस वाक्य, ध्यान रहे, मैं चाहूं तो इस वाक्य को ऐसे भी पढ़ सकता हूं, और मेरा मन है कि नहीं यार राम है और बभूव में तो जैसे आपने सुना मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस रोग है मनोरोगः, मनः प्लस वृत्ति मनोवृत्ति, शिवा प्लस वंदे शिवो वंदे। तो उत्व एक विसर्ग संधि का कार्य है जहाँ संधि भी प्राप्त होती है। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ राजा रामः बभूवः, और रामः प्लस बभूव में रामः को ओ हो जाता है विसर्ग संधि में उत्व संधि होकर के, तो मेरा मन करे तो मैं ऐसा भी पढ़ सकता हूँ। इसलिए अब अनित्य कहता है ना, इसका मतलब विकल्प हो जाता, और विकल्प का मतलब तो ये होता है कि एक बार ऐसे पढ़ो एक बार ऐसे पढ़ो, तो हर सेंटेंस को दो बार रिपीट करना पड़ता। तो कहने वाला वक्ता क्या हो, पागल हो जाता। कैसे, कौन हुए, राजा रामः बभूव, राजा रामो बभूव। बोले ये क्या हुआ? देखिए जी वाक्य में तो विकल्प से होते, इसलिए एक बार ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कहना नहीं पड़ेगा, मर्जी है हमारी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कह लो काम चल जाएगा, ऐसे भी कह लो काम चल जाएगा। और देखिए एक उदाहरण मैं बोलता हूँ, न अहम गच्छामि, मैं नहीं जाऊँगा, न अहम गच्छामि, न यानी नहीं, अहम माना मैं, गच्छामि यानी जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ या मैं नहीं जा रहा हूँ। नहीं जा रहा मतलब नहीं जा रहा हूँ भाई साहब। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, और आपका मन करे कि नहीं यार मैं तो इसमें संधि करना चाहता हूँ, बड़ी मेहनत से मुझे सर ने संधि पढ़ाई थी, बताओ न और अ मिलकर के क्या हो सकता है, आ। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ना हम गच्छामि। आपको अच्छी संस्कृत आती है, आप पढ़े हैं, रीट में आप तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत आपको आ गई है। इसी प्रकार सा इह आगच्छति सेह आगच्छति, बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वाक्य ऐसे देखे होंगे आपने जहाँ किन्हीं न किसी रूप में बहुत सारे स्थानों पर शब्दों में, देखो क्रिया है ना, क्रिया वाला वाक्य होता है। तो ऐसे वाक्य में जब संधि आपको प्राप्त हो तो वहाँ आपकी मर्जी चलती है। कहीं तो देखो आपकी मर्जी चली है, तो वहाँ चाहें तो आप संधि करें और चाहें तो संधि नहीं करें। तो वाक्य में संधि किसके अनुसार होती है, विवक्षा अनुसार होती है। आप चाहें तो संधि करें और चाहें तो संधि नहीं करें। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, याद रखिए, थोड़ा अजीब भी आपको लग सकता है ना भाई, क्योंकि थोड़ा सा जटिलता आ जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सीधे शब्दों में रखने का प्रयास किया है। परीक्षा का सवाल इतना सा होगा कि कहाँ कहाँ संधि नित्य होती है, आप कह देना जी संधि एक शब्द बने एक पद में नित्य होती है, धातु उपसर्ग साथ रहे तो वहाँ नित्य होती है, और यदि मैं कहीं समास करते समय संधि प्राप्त हो तो वहाँ नित्य होती है। मेरी दादागिरी यानी वक्ता की दादागिरी कहाँ चलेगी? बोले वक्ता की दादागिरी वाक्य में चलेगी, करे तो कर और ना करे तो मत कर। संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट, यूपीटेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए।